अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 264। एल्पा होशो हवास में थी, लेकिन होशमंदी से समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। हालात बड़ी तेजी से तब्दील हुए थे। सबसे पहले ये दिली और दिमागी सदमा पहुंचा था कि जिसे यहूदी पारस समझकर अपना सब कुछ लुटा चुकी है वो मुसलमान है। एक मुसलमान से हारकर यूं लगा जैसे अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हो। उसके गुरूर को बड़ी ठेस पहुंची थी। वो पारस से फरेब खाकर गुस्से से तिल मिलाती रही और मोहब्बत से रोती रही। वो गुस्सा करके अपनी जिंदगी से दूर कर सकती थी, मगर दिल से नहीं निकाल सकती थी। उसने सोचा फरहाद ने शीबा को भी इसी तरह फंसाया होगा। ये मुसलमान बड़े मक्कार होते हैं। ऐसे ख्याल कायम करते वक्त वो भूल गई कि वो खुद मक्कारी से टेलीपैथी सीखकर अमरीकी हुकाम को धोखा देकर इसराइल आ गई थी। और उसकी नज़रों में यह भी मक्कारी नहीं थी कि वो लोग डमी पारस बनाकर फरहाद की फैमिली को धोखा देना चाहते हैं। धोखे और चालबाजी में बाजी किसी के भी हाथ आ सकती है। वो खुद अपनी मर्जी से यहूदी पारस का फरेब खाती आ रही थी। उसने फैसला किया कि आला हुक्काम को धोखा नहीं देगी। शीबा की तरह एक मुसलमान की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी कौम को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस फैसले के मुताबिक उसने जनरल को बता दिया कि वो सब असल पारस को डमी समझकर धोखा खाते आ रही हैं और एल्पा का दिमाग रसवंती के कब्जे में आ गया है। यूं इसराइली हुक्काम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा था। शीबा के बाद खुशकिस्मती से टेलीपैथी जानने वाली एल्पा यहूदी कौम को मिली थी। उसे भी मुसलमानों ने फांस लिया था। एल्पा ने सोचा वो पारस से दिखावे की मोहब्बत करेगी और उसे किसी तरह फांस कर तेल अबैब ले जाएगी। वो एक होटल में थी। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए पारस को बुलाया। उसने कहा, जब तक तुम जनरल के चोर ख्यालात पढ़कर मेरी माँ शीबा की बेगुनाही और मजलूमियत के यकीन नहीं करोगी, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। वो पारस को अपने करीब लाने के लिए मजबूरन जनरल के चोर ख्यालात पढ़ने लगी तो उस पर ऐसे हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ जिनके मुतल्लिक वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। सबसे दिल तोड़ने वाला इंकशाफ ये था कि जनरल उसे शीबा की तरह बेमौत मारने का इरादा कर चुका था। उसके चोर ख्यालात ने चुगली खाई कि अल्पा को पारस से निजात नहीं मिलेगी। वो शीबा की तरह मुसलमानों की हमायत करेगी तो उसे गोली मार दी जाएगी। जनरल जैसे बेटी कहता था, उसकी मौत का फैसला दिल में कर चुका था। अल्पा को अपनी हैसियत 2 कौड़ी की लगी। वो काम आती रहे तो बेटी है, किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए और निजात हासिल ना कर सके तो सजाए मौत पाने वाली दुश्मन है। फिर यह इंकशाफ हुआ कि शीबा की तन्हाइयों में फरहाद के एक डमी को भेजा जाता था। जब शीबा को पता चला कि अपने ही यहूदी अकाबरीन की साजिश से उसकी इज्जत लूटी गई है तो वह हिया वाली जिंदा न रह सकी। उसने खुदकुशी कर ली। एल्पा की समझ में आ गया कि इसराइल वापस जाएगी तो उसकी इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी। उस पर पहले की तरह भरोसा नहीं किया जाएगा। ये कितनी जलालत थी कि जहां शीबा की इज्जत लूटी गई थी वही शाही महल एल्पा को रिहाइश के लिए दिया गया था। इन तमाम हक़ाइक़ ने उसे बागी बना दिया। साफ समझ में आ गया कि शीबा फरहाद से और उसके बेटे पारस से बेइंतहा मोहब्बत क्यों करती थी। आज तकदीर ने उसी पारस से अल्पा को मोहब्बत करना सिखा दिया था। वो बड़ी देर तक भटकती रही थी, थाली के बैंगन की तरह, कभी अपने यहूदियों की तरफ जाती, कभी मुसलमान पारस के लिए अपने दिल की धड़कनों को संभाल नहीं पाती। आखिर जनरल के चोर ख्यालात ने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि वो इसराइल जाएगी और उसी शाही महल में रहेगी तो एक दिन शीबा की तरह मारी जाएगी। उसे पारस की प्यार भरी पनाह में रहना चाहिए। उसने पारस को अपने पास बुलाया, उसके लिए नया लिबास पहना, खूब श्रृंगार किया। उसे इतना प्यार दिया, इतना टूटकर प्यार किया कि पारस भी हैरान रह गया। उसने पूछा, आज तुम्हें क्या हो गया है? वो बोली, आज मुझे नई जिंदगी मिल रही है। पहले मैं तुम्हें आंखों से देखती थी, आज अकल से देख रही हूँ। मैंने अपने अंदर की मगरूर औरत को मार डाला है। तुम जनरल के चोर ख्यालात पढ़ने को ना कहते तो मुझे कभी अकल ना आती। मैं समझ गई हूँ कि शीबा मम्मी पर कितना जुल्म हुआ था। यही जुल्म मुझ पर भी हो सकते हैं। मैं कभी इसराइल नहीं जाऊंगी। चलो, अच्छा हुआ कि तुमने इस हद तक अपनों को समझ लिया। अब तुम हमारा ज़रफ़ और हमारी शराफत देखोगी। हम कभी तुम्हारी कौम के खिलाफ तुम्हें नहीं भड़काएंगे। अगर उनकी तरफ से हमारे खिलाफ साजिश होगी या कोई ज्यादती होगी तो इसका फैसला तुम पर छोड़ देंगे। अगर तुम्हारी कौम को हमसे कोई शिकायत होगी और वो जायज़ होगी तो हम उसकी तलाफी करेंगे। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। पारस, तुम बहुत अच्छे दयानतदार हो, मगर मैं बुरी और बेवकूफ़ हूँ। मुझसे एक हमाकत हो गई है। कैसी हमाकत? मैंने जनरल को तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दी है। उसे बता दिया है कि तुम डमी नहीं असल हो और मेरे दिमाग पर मामा रसवंती ने कब्जा जमा लिया है। वो सोच में पड़ गया। उसने पूछा, क्या नाराज़ हो गए? नहीं, तुम बहुत अच्छी और सच्ची हो। तुमने गलती की मगर सच्चाई से एतराफ़ कर लिया। हमारी तंजीम में चालबाज गुंडे और ख़तरनाक कातिल हैं। वो तुम पर हमला करेंगे। फिक्र न करो, मैं पैदाइश के दिन से ही साजिशों का शिकार होता रहा हूँ। तुम देखती आ रही हो कि दुश्मनों से टकराव होता रहता है। आइंदा भी यही होगा। कोई नई बात नहीं है। नई बात है, पहले किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी, अब मुझे ज़रूरत है। तुम्हारी जान मेरी जान है। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मेरे पास टेलीपैथी की सलाहियत है, मगर तुम्हारी अकल के बगैर मैं दुश्मनों से तनहा नहीं निमट सकूंगी। एक औरत यही कहती है कि उसके शौहर को कुछ हो गया तो वो जिंदा नहीं रहेगी।
आज वो चौथे खावंद के पहलू में भी यही कहती है। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। वो मुंह फेरने लगी। पारस ने करीब पहुंचकर कहा, तुम ना बोलो, अपने बदन को बोलते रहने दो। बड़े मतलबी हो। मतलबी का मतलब है अपनी ज़रूरत को तलब करने वाला, और औरत हमेशा तलब करने वालों को ही दिल से तलब करती है, लेकिन मुंह से इनकार करती है। देखो, तुम इनकार करने वाली हो। वो हंसने लगी। कमरा भी उसकी हंसी से गूंजने लगा। कभी धीमी सरगोशियों से गुनगुनाने लगा। जवानी के दिन ऐसे ही होती हैं। दिन को भी रात हो जाती है और रात को भी सूरज निकल आता है, जिससे सिर्फ जवानी की आंख ही देख सकती है। वो देर तक खुद को भूलते रहे और दूर तक दूसरे को ढूंढते रहे। फिर पारस ने कहा, हमें सिर्फ मसरतों में मगन नहीं रहना चाहिए। ये मालूम करो कि वो मुझे घेरने और पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। वो बोली, इस्तांबुल में जो यहूदी तंजीम है उसका सरबराह तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहा होगा। मैं अभी आती हूँ। वो सरबराह के पास गई, फिर उसके ख्यालात पढ़कर आ गई। पारस से बोली, इस तंजीम के सरबराह को एक खुफिया इसराइली तंजीम की तरफ से हदायत दी गई हैं कि कोई पारस का सामना न करे। बड़ी होशियारी से छुपकर एल्पा और पारस पर नजर रखी जाए। पारस ने पूछा, तुम खुफिया इसराइली तंजीम के बारे में क्या जानती हो? शायद तुम मुझ पर भरोसा न करो और तुम्हें यकीन न आए। मैंने पहली बार उस खुफिया तंजीम का नाम सुना है। मुझे यकीन है। ये ख्याल दिल से निकाल दो कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। क्या तुम मुझ पर अंधा एतमाद करते हो? हाँ, झूठ किसी का भी हो, मुझसे ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। आइंदा तुम कभी धोखा दोगी तो मेरा एतमाद कमजोर पड़ जाएगा। वो गले का हार बनकर कस्में खाने लगी कि हमेशा उसका एतमाद कायम रखेगी। फिर वो चौंक कर बोली, ओह, याद आया। जब मैं जनरल के चोर ख्यालात पढ़ रही थी तो उसने किसी गोल्डन ब्रेन का जिक्र किया था। उसने मेरा और तुम्हारा मामला गोल्डन ब्रेन के हवाले किया है और यह दावा किया है कि वो मेरे दिमाग से तुम्हारी मामा रसवंती को निकाल देंगे। एल्पा, सबसे पहले तुम ये यकीन कर लो कि मामा तुम्हारे दिमाग में नहीं है और ना ही आइंदा आएंगी। तुम हर तरह से आज़ाद हो। मुझे तुम्हारी बात का यकीन है। वैसे वो आएंगी तब भी शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि अब मेरे अंदर खोट नहीं है। पहले मैं तुम्हारे खिलाफ सोचती थी, इसलिए चाहती थी कि मेरे चोर ख्यालात कोई ना पड़े। बहरहाल अभी तुम जनरल के चोर ख्यालात पढ़ो और गोल्डन ब्रेन के मुतालिक मालूमात हासिल करो। वो जनरल के पास आई। वो अपने बंगले के लॉन में बैठा फौज के दो आला अफसरान से बातें कर रहा था। एल्पा उसके दिमाग के तय खाने से मालूमात हासिल करती रही। फिर उसने पारस के पास आकर कहा, इसराइल की एक खुफिया तंजीम में 5 अफराद ऐसे हैं जो गोल्डन ब्रेन कहलाते हैं। मक्कारी और शातराना चालों में शैतान के भी कान काटते हैं। उनके मंसूबों पर अमल करते हुए इसराइली हुक्काम अमेरिका जैसी सुपर पावर से जायज़ और नाजायज़ मुतालबात मनवाते रहते हैं। वो 5 योगा के माहिर हैं। मैं उनके दिमागों में नहीं जा सकूंगी। उन्होंने जनरल से कह दिया कि एल्पा और पारस के सिलसिले में जो कुछ भी करेंगे उसकी रिपोर्ट किसी को भी नहीं देंगे, वरना पारस के ख्याल ख्वानी करने वाले किसी वक्त भी जनरल और दूसरे आला हुक्काम के अंदर आकर मालूमात हासिल कर सकती हैं। यानी वो हमारे खिलाफ जो कुछ भी करेंगे हमें उसका इल्म किसी भी जरिए से नहीं होगा। हाँ, गोल्डन ब्रेन ने बड़े सख्त इंतजाम किए हैं। उनके बेशुमार मातियत कई ममालिक के कई शहरों में बाकायदा रिहाइश इख्तियार करती हैं और एक दूसरे से इब्रानी ज़ुबान में रब्ता रखती हैं। अव्वल तो उन्हें इब्रानी ज़ुबान बोलने वाले मातियतों तक पहुंचना दुश्वार है। अगर पहुंच भी गए तो 5 गोल्डन ब्रेन तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। मैं पहुंचने की तदबीर करता हूं। तुम ये बताओ, इस्तांबुल में यहूदी तंजीम का सरबराह हमारे बारे में क्या जानता है? यही कि हम इस होटल में हैं। ये इतला वो खुफिया तंजीम के एजेंट को दे चुका है। पूरी बात करो अल्पा, एजेंट को किस जरिए से इतला मिली? मैं अभी मालूम करती हूँ। वो ख्याल ख्वानी के जरिए गई, फिर वापस आकर बोली, टेलीफोन के जरिए। उसका टेलीफोन नंबर नोट करो। पारस ने नंबर नोट किया, फिर कहा, मेरे दिमाग में रहो। जो फ़ोन पर बोले उसे पकड़ लो। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। फिर रब्ता कायम होने के बाद फ्रांसीसी ज़ुबान में बोला, क्या तुम ये ज़ुबान समझते हो? रिसीवर उठाने वाले ने पूछा, मिस्टर तुम कौन हो और क्या बोल रहे हो? पारस ने अल्पा को देखकर इशारे से पूछा, काम हो गया? वो दिमाग में थी, बोली, हाँ रिसीवर रख दो। वह बोलने वाले के दिमाग में पहुंच गई। उसके सामने बैठे हुए एक शख्स ने पूछा, किसका फ़ोन है? वो रिसीवर रखकर बोला, पता नहीं, मेरा ख्याल है। फ्रांसीसी ज़ुबान में कुछ बोल रहा था, मेरी ज़ुबान नहीं समझ सका, लाइन काट दी। वो इब्रानी बोलने वाले के दिमाग में पहुंच गई। उसकी सोच कह रही थी, बॉस ने ठीक ही कहा था, जल्दी ऐसे फ़ोन आएंगे जो रॉन्ग नंबर होंगे या कोई उल्टी सीधी बातें करने वाले होंगे। इस तरह ख्याल खोनी करने वाला दुश्मन टेलीपैथी के जरिए दिमाग में पहुंचेगा। एल्पा पहुंच गई थी, उसके दिमाग को कुरीद रही थी। फिर पारस के पास आकर बोली, तुम्हारा दिमाग कितनी तेजी से काम करता है? तुमने खुफिया तंजीम के एक एजेंट तक मुझे पहुंचा दिया है। ये एजेंट अपनी तंजीम के सरबराहों को गोल्डन ब्रेन की हैसियत से नहीं जानता। मैं इस तरह समझ रही हूँ कि ऐसे तमाम एजेंटों को इब्रानी बोलने की ताकीद की गई है। कोई ख़ास बात मालूम हुई? हाँ, बहुत ही ख़ास बात है। पिछली रात जो चाल मैं तुम्हारे खिलाफ चलने वाली थी वही चाल ये चलने वाली हैं। होटल के किचन में इनका एक खास आदमी इंतजार कर रहा है कि हम लंच का ऑर्डर देंगे या डाइनिंग हॉल में चले जाएंगे तो खाने पीने की चीज़ों में एसाब कमज़ोर करने वाली दवाएं हमें खिलाई जाएंगी। तुम्हें क्यों खिलाई जाएंगी? उनका ख्याल है कि मैं इसराइल वापस जाने से इनकार कर सकती हूँ, लिहाजा किसी हीलो हुज्जत के बगैर वो तुम्हारे साथ मुझे भी अगवा करके तेल अबैब पहुँचाना चाहती हैं। तुम ये मालूम करो दवा कितने पावर की है, उसका रद्द अमल क्या होता है और कितनी देर रहता है।
वो फिर गई। पारस ने रिसीवर उठाकर मुझसे रब्ता कायम किया। मुझे अपने हालात बताए। मैंने पूछा, क्या ख्याल है, शिकार होना चाहते हो? जी हाँ, खुद को उनके हवाले करने से गोल्डन ब्रेन के और 2-4 एजेंट सामने आ जाएंगे। ठीक है, लंच का ऑर्डर दो, मैं वहां पहुंच रहा हूं। उसने गुफ्तगू के दौरान एक मखसूस इशारा किया। मैं रिसीवर रखकर उसके दिमाग में आ गया। वेल्पा से कह रहा था, लंच का ऑर्डर दो, फोन पर रूम सर्विस का इंचार्ज बोलेगा, तुम उसके जरिए उस शख्स तक पहुंच सकती हो जो हमारे खाने में कोई दवा मिलाने वाला है। वो लंच का ऑर्डर देने के लिए फ़ोन करने लगी। पारस ने सोच के जरिए कहा, आप आंटी को बुलाएं। यहाँ तमाम एजेंट इब्रानी बोलते हैं, आप उनके दिमागों में नहीं जा सकेंगे। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर अपने कमरे से निकला। होटल से बाहर आकर कार में बैठ गया। फिर लैला के पास आकर बोला, पूल खेलते हैं? वह सर झुकाकर बोली, आप मुझसे दूर किसी वीराने में जाने वाले थे, हम सबसे राब्ता ख़त्म कर रहे थे, अब क्यों आए हैं? मैं कई बार आ चुका हूँ। एक बार तुम बेहोश थी, दूसरी तीसरी बार होश में रहने के बावजूद तुमने मुझे महसूस नहीं किया। बेहोशी के बायस दिमाग कमज़ोर हो गया था। तुमने एक नादान बच्ची जैसी हरकत की थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था आपको दूर जाने से कैसे रोकूं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे इस कदर चाहती हो, और यह तुम्हारी बदनसीबी है कि मैं अपने मुकद्दर के हवाले से हर जाई हूँ। उसने बता दिया था कि मेरा जायचा और मेरे सितारे बताते हैं, मैं कभी एक घर और एक औरत के साए में नहीं रहूंगा। हरजाई बनकर रहना मेरे मुकद्दर में है। मैंने पूछा था, जब वो जानती है कि मैं एक दिन उससे भी दूर चला जाऊंगा तो मेरी जिंदगी में क्यों आ रही है? उसने जवाब दिया था कि यह भी मुकद्दर का खेल है। उसके सितारे कहते हैं कि मैं ही उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी मर्द हूं। मुकद्दर का यह फरमान इसलिए भी दुरुस्त मालूम होता है कि मैं मौत के मुंह से वापस आ गया। चूंकि उसकी जिंदगी में दाखिल नहीं हुआ था, इसलिए तकदीर का तमाम लिखा हुआ पूरा करने से पहले मर नहीं सकता था। उस बेचारी ने मुझसे दूर रहने में अच्छी खासी उम्र गुजार दी थी और अब तकदीर से लड़ते लड़ते थक गई थी। मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता था, इसलिए उसे बहुत दूर जाने का फैसला किया था, लेकिन इस फैसले पर भी अमल नहीं हो सका था। लैला ने बेहोशी का इंजेक्शन खुद को लगाया था और कसम खाई थी कि मैं उसको छोड़कर जाऊंगा तो इसी तरह वक्फा वक्फा से बेहोशी या नशे का इंजेक्शन लेती रहेगी और रफ्ता रफ्ता जान देती रहेगी। अब वो खुश थी, उसने मेरा फैसला बदल दिया था और मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि ऐसी मोहब्बत करने वाली हस्ती को एक दिन छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दूंगा? आखिर हम तकदीर से क्यों नहीं लड़ सकते? कि अपनी कोशिशों से तकदीर को किसी हद तक बदल नहीं सकते? मैंने कहा, लैला, हाथ की लकीरें बदल जाती हैं। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि मेरे अंदर का हरजाई फरहाद मर जाए। मैं आपके साथ आखिरी सांस तक रहने के लिए दिन रात खुदा से दुआएं मांगती रहूंगी। मैं अभी कार ड्राइव कर रहा हूं, तो मेरे पास आओ, कुछ ज़रूरी बातें हैं। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर कार स्टार्ट की। वह मेरे पास आ गई। मैंने उसे पारस और एल्पा के हालात बताए। उसने सुनने के बाद कहा, मैं आपकी आवाज़ और लहजा बनाकर एल्पा के पास जा रही हूँ, वहां से किसी एजेंट के पास पहुंचूंगी। वह एल्पा के पास गई। एल्पा पारस से कह रही थी, तुम्हारे कहने से मैंने लंच का ऑर्डर दिया है, खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं। किचन में जो एजेंट है उसकी सोच कह रही है कि चिकन सूप में दवा मिलाई गई है, मगर मैं तो किसी खाने को हाथ नहीं लगाऊंगी, क्या पता खाने में कुछ मिला हो। एल्पा की सोच से पता चला कि एजेंट जो दवा दे रहा है उसके असर से सिर्फ कमजोरी पैदा होगी। इस कमजोरी के बायस एल्पा ख्याल ख्वानी नहीं कर सकेगी और पारस किसी से मुकाबला करने के काबिल नहीं रहेगा। लैला ने एल्पा के दिमाग में सोच पैदा की, ये लोग हमें यहाँ से किस तरह ले जाएंगे, ये मालूम करना चाहिए कि हमें इसराइल तक ले जाने के जराए क्या हैं। एल्पा ने उस सोच के मुताबिक इब्रानी जुबान और एजेंट का लहजा इख्तियार किया, फिर उसके दिमाग में पहुंच गई। लेकिन उसके दिमाग को ज्यादा कुरीद ना सकी, क्योंकि होटल का मुलाजिम कमरे में खाने का सामान ले आया था। वह एजेंट के पास से आई। लैला उसके दिमाग में रहकर मालूमात हासिल करने लगी। मुलाजिम बड़ी सी ट्रॉली में खाना लाया था। पारस ने उसे बाहरी टिप देकर रुखसत कर दिया, दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर एल्पा से कहा, आओ शुरू हो जाओ। वह पीछे हटकर बोली, क्या दिमाग चल गया है? वो जेब से एक छोटी सी डिब्बियां निकालकर उसमें से 2 नन्ही गोलियां निकालकर बोला, यह साबी कमजोरी का तोड़ है, एक गोली निगल लो। उसने एक गोली उसकी हथेली पर रखी, दूसरी खुद निगल ली। फिर ठाठ से खाने के लिए बैठ गया। हर डिश में से थोड़ा थोड़ा आइटम लेकर खाने लगा। वो परेशान होकर देख रही थी। थोड़ी देर बाद बोली, खाना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जी चाहता है तुम्हें भी खा लूं। यह तुम खतरा मोल ले रहे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं दुश्मनों से तनहा नहीं निमट सकूंगी। क्या एक वक्त भूखे नहीं रह सकते? रह सकता हूं, लेकिन 2 बातें हैं। एक तो उनके अलहकार ये देखेंगे कि हमने कम से कम आधा खाना खाया है या नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं ना खाकर तमाम खाने को कमोड में नहीं डाल सकता। यह नाज की बेहुरमती है, खुदा नाराज होता है। क्या तुम खुदा से डरते हो? क्या डरना नहीं चाहिए? हाँ, इस तरह गलत कामों से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। वो उसके पास बैठ गई। फिर गोली निकलकर बोली, जानते हो मैं ये खाना क्यों खा रही हूँ? जानता हूँ, इसे खाकर मैं कमज़ोर हो जाऊंगा तो तुम भी कमज़ोर हो जाओगी। तो मेरे साथ जीना और मेरे साथ मर जाना चाहती हो। वो खुश होकर उसके गाल को चूमकर बोली, तुम कमाल के आदमी हो, टेलीपैथी नहीं जानते मगर अपनी अल्पा का दिल पढ़ लेते हो। वो भी खाने लगी। लैला ने मेरे पास आकर कहा, आपका बेटा ज़बरदस्त माहिर नफ्सियात है। मैंने पूछा, क्या कर रहा है? वेल्पा की बातों से, हरकतों से, उसके मिजाज से और उसके चेहरे से अंदाज़ा कर लेता है कि वो जो कुछ करती है उसके मुहर्रकात क्या होती हैं।
मैं हंसने लगा। वो बोली, बेटे की तारीफें सुनकर बहुत खुश होती हैं? हाँ लैला, बहुत खुशी होती है। जब सोचता हूँ कि तमाम उम्र की जिद्दोजहद के बाद क्या पाया, तो जवाब में पारस और अली तैमूर के चेहरे मुस्कुराते हैं। वालिदैन का सबसे बड़ा सरमाया होनहार औलाद होती है। मुझे भी पारस पर बड़ा प्यार आता है, मगर उसके पास जाते हुए डर लगता है। कमबख्त शैतान है, मुझे भी नहीं बख्शता। अच्छा बताओ, क्या मालूम हुआ? वो लोग एल्पा और पारस को होटल से एक मकान में ले जाएंगे जो बंदरगाह के करीब है। वहाँ उनकी एक लॉन्च है। अंधेरा होते ही वो उन्हें मकान से निकालकर लॉन्च में ले जाएंगे। आगे समुद्र में पहुंचने के बाद एक हेलीकॉप्टर आएगा। दोनों को उस हेलीकॉप्टर में पहुंचाया जाएगा। फिर उन्हें तिल अबैब ले जाना आसान हो जाएगा। वो लोग होटल से किसी बड़ी गाड़ी में उन्हें ले जाएंगे। हाँ, होटल के हाथे में एक सफ़ेद रंग की वैगन है। लैला ने उसका नंबर बताया। मैंने कहा, तुम एजेंट के पास रहकर देखो कौन से मकान में उन्हें पहुंचाया जाएगा। मैं सफ़ेद वैगन का ताक़ुब करूंगा। लैला एजेंट के पास चली गई। वो अपने आदमियों के साथ लिफ्ट के जरिए तीसरे फ्लोर के कॉरिडोर में आया। फिर वहां से चलते हुए अल्पा के कमरे तक आया। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से जवाब नहीं मिला। उसने हैंडल को जरा घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। उसने अंदर आके देखा, खाने की कुछ प्लेटें कालीन पर गिरी हुई थी। अल्पा निढाल से होकर पलंग पर पड़ी हुई थी। पारस सोफे से टेक लगाए आधा कालीन पर गिरा हुआ था। दरवाज़ा खोलने पर वो बड़ी तकलीफ से उठकर कालीन पर बैठते हुए बोला, होटल वाले कहाँ हैं? खाने में? वो आगे न कह सका। यूं हाँफने लगा जैसे बोलते बोलते कमजोरी गालिब आ गई हो। एजेंट के साथ आने वाले खाने की प्लेटों को देख रहे थे। फिर उन्होंने टॉयलेट में जाकर देखा, वो बिल्कुल साफ सुथरा था। वहां खाने पीने की कोई चीज़ गिरी हुई नजर नहीं आई। यूं भी उन्हें खुशफहमी थी कि अल्पा और पारस को अगवा की साजिश का इल्म किसी तरह नहीं हो सकता था। अल्पा बिस्तर पर पड़ी बड़ी नकाहत से एजेंट को देखकर कह रही थी, प्लीज़ हेल्प, हमें तिब्बी इमदाद। वो भी बात पूरी न कर सकी, बुरी तरह हाँफने लगी। एजेंट ने एक जेब से रिवॉल्वर निकाला, दूसरी जेब से एक कागज़। फिर वो कागज़ खोलकर पहले अल्पा को फिर पारस को दिखाया। उसमें लिखा था, मेरे दो आदमी तुम दोनों को सहारा देकर चलेंगे। होटल में कोई पूछे तो कह देना हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम दोनों तिब्बी इमदाद हासिल करने जा रहे हो। हमारे खिलाफ कोई चालाकी दिखाओगे तो दोनों को गोली मार दी जाएगी। अल्पा ने सैम कर रिवॉल्वर को देखा, फिर पारस को मदद के लिए देखा। पारस बेबसी का इजहार कर रहा था। रिवॉल्वर वाले ने अल्पा को सहारा देकर खड़ा किया, फिर रिवॉल्वर जेब में रख लिया। उसके दोनों मातहतों ने पारस को सहारा देकर आगे बढ़ाया। इस तरह वो कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आए, फिर लिफ्ट के जरिए नीचे पहुंचे। वहां उन्होंने पारस के बाजू को अल्पा के बाजू में डाला, फिर उन्हें आगे बढ़ाया। वो एक दूसरे के सहारे दुश्मनों के आगे आगे चलने लगे। उनका अंदाज यूं था जैसे दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के बाजू में बाजू डाले नशे में डगमगाते जा रहे हों। दुश्मन समझ रहे थे कि वो कमजोरी से डगमगा रहे हैं। बाहर सफेद वैगन खड़ी हुई थी। उसका दरमियानी दरवाज़ा खोल दिया गया। वो दोनों उसमें बैठ गए। अगवा करने वाले आगे और पीछे वाली सीटों पर आ गए थे। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने लगी, एजेंट ने एक पट्टी पारस की और दूसरी अल्पा की आंखों में बांध दी। अल्पा उस एजेंट के दिमाग को पड़ रही थी। वो नहीं चाहता था कि वो उसके खुफिया अड्डे तक जाने वाले रास्ते को पहचाने, इसीलिए आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। मैं उनसे काफ़ी फासले पर रहकर ताकुब कर रहा था ताकि मेरी गाड़ी उनकी नज़रों में न आए। हमारे दरमियान बहुत सी गाड़ियां गुजरती जा रही थीं। कभी सफ़ेद वैगन नज़रों से ओझल होती तो मैं लैला के पास जाकर रास्ता मालूम कर लेता, फिर दूसरे रास्ते से घूमकर उन्हें जाते हुए देख लेता था। इसी तरह तकरीबन 2 घंटे तक ताकुब जारी रहा। बंदरगाह के करीब एक गोदाम का दरवाज़ा खुला हुआ था। सफ़ेद वैगन के अंदर जाते ही उसका स्लाइडिंग दरवाज़ा एक तरफ से रखते हुए बंद हो गया। इसके बाद उनकी आंखों से पट्टियां खोल दी गईं। अल्पा और लैला अभी तक एक ही एजेंट के दिमाग में पहुंची हुई थी। बाकी मातियत गूंगे बने हुए थे। उस गोदाम के अंदर दूसरा एजेंट भी मौजूद था। उसने कहा, अल्पा अरबी ज़ुबान नहीं जानती है, इसलिए हमें इसी ज़ुबान में गुफ्तगू करनी चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है कि दवा इनके हलक से उतर गई है? मुझे पूरा यकीन है। मैं पिछले 2 घंटे से इनके साथ हूँ। तुम खुद इनकी हालत देख लो। मैंने चिकन सूप में खुद ही दवा मिलाई थी। हमारा अमल अभी मालूम कर लेगा कि इन पर दवा का कितना असर हुआ है। चंद मातियत उन दोनों के लिए 2 सस्ते किस्म के प्लंग बर ले आए, उन्हें वहां लिटा दिया। अल्पा अगरचे अरबी नहीं जानती थी, लेकिन एजेंट के चोर ख्यालात से मफहूम समझ रही थी। गोल्डन ब्रेन का हुक्म था कि अल्पा और पारस को काबू में करने के बाद उनके कमज़ोर दिमाग को तनवीमी अमल के जरिए हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में कर लिया जाए। अल्पा को यह मालूम हुआ तो वह परेशान हो गई। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए पारस से कहा, ये लोग तनवीमी अमल के जरिए हमें ताबेदार बनाना चाहते हैं। क्या तुम इस आमिल के मामूल बन जाना पसंद करोगे? हरगिज़ नहीं। तो फिर कुछ करो। आखिर हम कब तक जानबूझकर कैदी बने रहेंगे? तुम ख्वामखा परेशान हो रही हो। आमल आए तो बदस्तूर कमजोरी जाहिर करती रहना। जाहिर है वो टेलीपैथी नहीं जानता होगा, सामने आकर हिप्नोटिज्म के माहिरों की तरह अमल करेगा। तुम उसकी तसल्ली के लिए मामूला बन जाना, उसके हर हुक्म की तामील पर राजी हो जाना। अमल के आखिर में दिमाग को हदायत देकर तनवीमी नींद सो जाना। मैं भी यही करूंगा। लेकिन हम कब तक कैद रहेंगे? हम कैदी नहीं हैं। तुम परेशान क्यों हो जाती हो? हमें यहाँ इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कोई गोल्डन ब्रेन हमारे सामने आ जाए। मैंने रसवंती के लहजे में पारस से कहा, बेटे मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। तुम्हारे दिमाग से अल्पा की बातें भी सुन रही हूँ। तुम दोनों जे मॉर्गन को भूल रहे हो। कोई गोल्डन ब्रेन उसे अमल के लिए तुम्हारे दिमागों में भेज सकता है।
एल्पा ने कहा, मैंने जे मॉर्गन को अपना मामूल बना रखा है, वो मेरे दिमाग में नहीं आएगा। मैंने कहा, बेटी तुम भूल रही हो, पास्कल ने तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़े थे। उसे मालूम हुआ होगा कि तुमने जे मॉर्गन को अपना मामूल बना रखा है। वो तुम्हारी सोच के जरिए मॉर्गन के अंदर गया होगा और फिर उसने तुम्हारे तनवीमी अमल का तोड़ किया होगा। मैं अभी जाकर मालूम करती हूँ। उसने ख्याल ख्वानी की परवास की। जे मॉर्गन के पास पहुंचते ही उसने सांस रोक ली। वो पारस के पास आकर बोली, मामा ने ठीक कहा है, वो मेरे अमल के असर से निकल गया है। मैंने कहा, बेटी ऐसे वक्त पूरे होशो हवास में रहकर जहानत को काम में लाया करो। तुम जे मॉर्गन के सांस रोकने के बावजूद उसके अंदर जा सकती हो। ओ मामा, मैं कैसे जा सकती हूँ? मोटी सी अकल से समझने वाली बात है। पास्कल ने तुम्हारे लहजे में मॉर्गन के अंदर जाकर फिर उस पर तनवीमी अमल किया होगा और तुम्हारे लहजे की जगह अपने लहजे को उसके दिमाग में नक्श किया होगा। अभी तुम खामोशी से पास्कल की सोच के लहजे में जाओ और वो तुम्हें महसूस नहीं कर सकेगा। एल्पा ने मेरी हदायत पर अमल किया। पास्कल की आवाज़ और लहजा बनाते ही जे मॉर्गन के दिमाग में जगह मिल गई। इस वक्त वो तेल अबैब के फौजी हेडक्वार्टर में नजरबंद था। जनरल उसे कह रहा था, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें यहाँ लाए हैं। एल्पा दुश्मनों के जाल में फंस गई है, क्या तुम उसे वापस लाने में हमारी मदद करोगे? मॉर्गन ने कहा, मैं अपने मुल्क का सच्चा और वफादार यहूदी हूँ, आप हुक्म करें, मुझे क्या करना चाहिए? मॉर्गन के चोर ख्यालात कह रहे थे उसे अपनी असलियत का पता चल गया है। एल्पा ने तनवीमी अमल के जरिए उसे यहूदी और इसराइली हुकूमत का वफादार बनाया था, लेकिन पास्कल ने इस अमल का तोड़ किया तो मॉर्गन को याद आ गया कि वह ईसाई है। अमरीकी और एल्पा के फ्रेब में आकर अपने वतन अमरीका से दूर हो गया। उसने कसम खाई थी कि वह इसराइली हुकूमत को बज़ाहिर वफादार रहकर नुकसान पहुंचाएगा। उधर जनरल ने खुश होकर कहा, मॉर्गन तुम वाकई सच्चे यहूदी हो। अभी ट्रांसमीटर के जरिए इतला मिली है कि एल्पा और पारस का दिमाग कमज़ोर हो गया है। तुम उनके अंदर जाकर उन पर तनवीमी अमल करके उन्हें इसराइल आने पर मजबूर कर सकते हो। उसने कहा, मैं अभी जाकर अमल कर सकता हूँ, क्या ख्याल ख्वानी की इजाज़त है? इधर मैंने अल्पा से कहा, बेटी हालात का तकाजा यह है कि तुम अपना दिमाग थोड़ी देर के लिए मेरे कब्जे में दे दो। मॉर्गन आ रहा है, मैं उसे तासुर दूंगी कि तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है, मुझसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो बोली, आप मेरी भी माँ है, मेरे पास आ जाएं। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे बेहिस बनाया, जिसके नतीजे में मॉर्गन आसानी से उसके अंदर आ गया। उसने कहा, हेलो अल्पा, क्या तुमने मुझे पहचाना? वो परेशानी जाहिर करती हुई बोली, ओह मॉर्गन, तुम चलो अच्छे वक्त पर आए हो। कुछ अनजाने दुश्मनों ने मेरे दिमाग को कमज़ोर बना दिया है, मुझ पर तनवीमी अमल करना चाहते हैं, मुझे उनकी मामूला बनने से बचा लो। वो हंसते हुए बोला, मुझसे दुश्मनी करके दोस्ती की तवक्को कर रही हो? मैं ऐसा ही हूँ, तुमने धोखे से मेरे दिमाग को कमज़ोर बनाकर तनवीमी अमल के जरिए मुझे यहूदी बना दिया, मगर तुम्हारा तिलिस्म टूट चुका है। तुम्हारा जनरल समझता है कि मैं अभी तक इसराइली हुकूमत का वफादार यहूदी हूँ। अब तुम दोनों को पता चलेगा कि मेरे लिए गड्ढा खोदते ही खुद उसमें गिर पड़े हो। वह बेबसी जाहिर करती हुई बोली, क्या तुम मुझ पर तनवीमी अमल के जरिए अपनी मामूला और ताबेदार बनाओगे? मैं क्या करूंगा ये तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। मेरी बात सुनो मॉर्गन, प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन वो जा चुका था। मैंने अल्पा और लैला ने पास्कल की सोच में एक साथ मॉर्गन के अंदर छलांग लगाई। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। वो कम वक्त पास्कल के पास पहुंचा हुआ था और उसे अल्पा की दिमागी कमजोरी के बारे में बता रहा था। वो ऐसा करने पर मजबूर था क्योंकि पास्कल ने उसे अपना ताबेदार बना रखा था। बेचारा जे मॉर्गन घर का रहा ना घाट का। एल्पा ने उसे अमेरिका से लाकर यहूदी बनाया। अब पास्कल ने उसे मास्कमैन का वफादार बना दिया। पास्कल ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, शाबाश मॉर्गन, तुमने बहुत अहम इतला दी है। तुम जनरल के सामने खामोश बैठे रहो और यही तासुर दो कि अल्पा और पारस पर अमल कर रहे हो। इधर मैं उन पर अमल करूंगा। मॉर्गन ने पूछा, क्या तुम अल्पा और पारस को इसराइल ना आने दोगे? उन्हें इसराइल जाने दूंगा ताकि तुम्हारी ख्याल ख्वानी का भरम रहे। वो दोनों भी यहूदियों के दरमियान रहकर हमारे वफादार रहेंगे। मैं, लैला और अल्पा मॉर्गन के दिमाग से आ गए। पास्कल के दिमाग में नहीं जा सकते थे। मैंने लैला के पास आकर कहा, तुम रसवंती की हैसियत से अल्पा के पास रहो, मैं पारस के पास रहूंगा। पता नहीं पास्कल पहले किसके दिमाग में तनवीमी अमल के लिए आएगा। फिर मैंने पारस के पास आकर उसे मॉर्गन और पास्कल के मुतालिक बताया। बड़ा लंबा चक्कर चल रहा था। एक उलझी हुई बाजी शुरू हो गई थी। हम गोल्डन ब्रेन तक पहुंचना चाहते थे, इसलिए अल्पा और पारस एसाबी कमजोरियों में खुद को मुब्तला जाहिर कर रहे थे। गोल्डन ब्रेन जे मॉर्गन के जरिए उन दोनों को इसराइली हुकूमत का वफादार बनाना चाहते थे और जे मॉर्गन ने उनका मामला पास्कल के सुपुर्द कर दिया था। मैं चाहता तो ये बाजी यहीं ख़त्म कर देता, लेकिन जब ये पता चला कि पास्कल अल्पा को मास्कमैन की वफादार बनाना चाहता है तो मुझे फिर एक बार मास्कमैन के खुफिया मामला तक पहुंचने का मौका मिलने वाला था। उसके एक खुफिया मामले का गहरा ताल्लुक हमसे था और वो मामला था जोजो का। उन्होंने जोजो का ब्रेन तब्दील करने के बाद उसका नाम तब्दील किया था। फिर वो फर्जी नाम भी तब्दील करके पता नहीं उसे किस नाम से मुखातिब करते थे। उसकी आवाज़ और लहजा भी बदल दिया था। उसे इतनी राजदारी से छुपा कर रखा था कि हम अब तक अपनी जोजो को तलाश नहीं कर पाए थे। अगर हम उधर तवज्जो देते तो शायद अब तक जोजो का दूसरा रूप मालूम कर चुके होते, लेकिन हम दीगर ख्याल ख्वानी करने वालों को ट्रैप करने में मसरूफ हो गए थे। सोनिया ने कहा था हम कुछ अरसा इंतजार करेंगे। जोजो दिमागी ऑपरेशन के बाद तवील अरसा तक बिस्तर पर रहेगी। फिर मास्कमैन जब कभी उसे काम लेना शुरू करेगा तो वो छुपी नहीं रहेगी।
मैंने पारस के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे बेहिस बना दिया। वो गोदाम के एक बिस्तर पर पड़ा, जैसे दिमागी और जिस्मानी कमजोरी में मुब्तला था। थोड़ी देर बाद मुझे एक बहुत ही रस भरी आवाज़ सुनाई दी। कोई कह रही थी, हेलो पारस, सुना है तुम बहुत ज़बरदस्त हो, भला के मक्कार हो। मैं 5 मिनट से तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ रही हूँ, फिलहाल मक्कारी का सुराग नहीं मिल रहा है। जितनी तारीफ सुनी थी उसके बरक्स चूहे नजर आ रहे हो। पारस की कमज़ोर सोच ने पूछा, तुम कौन हो? मेरा कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। आज से तुम सारी ज़िंदगी सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते रहोगे और एक गुलाम की तरह मेरे अहकामात की तामील करते रहोगे। मैं तमाम ख्याल ख्वानी करने वालियों की आवाज़ पहचानता हूँ, तुम सबसे मुख्तलिफ हो। मैं पहली बार ये आवाज़ सुन रहा हूँ। सिर्फ इतना बता दो, तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है? तुम्हें अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। देखो, अब तुम सो रहे हो, तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं। वह तनवीमी अमल शुरू कर चुकी थी। मैंने समझ लिया था कि वो हमारी जोजो है। उसकी सोच को, उसकी आवाज़ और लहजे को, उसके नाम और उसकी ज़िंदगी को बदल दिया गया है। वो अपनी पिछली ज़िंदगी भूल चुकी है और ये समझने से कासिर है कि अभी अपने ही शौहर पर तनवीमी अमल कर रही है। पास्कल उधर एल्पा पर अमल कर रहा होगा। मैं पारस को छोड़कर एल्पा के पास नहीं जा सकता था, मगर यकीन था कि मेरी तरह लैला उसे संभाल रही होगी। बाद में पता चला वहां दूसरा खेल शुरू हो गया है। हुआ यह कि सुल्ताना ने लैला के पास आकर कहा था, सिस्टर सोनिया बुला रही हैं। लैला ने सोनिया के पास जाकर कहा, मैं बहुत मसरूफ हूँ, ज़रा भी देर होगी तो पास्कल एल्पा के दिमाग में आएगा और हमारी चाल नाकाम हो जाएगी। उसने सोनिया को मुख्तसरन हालात बताए। सोनिया ने कहा, तुम बेशक एल्पा के दिमाग पर कब्जा जमा कर रखो, लेकिन उसे पास्कल की मामूला बन जाने दो। सिस्टर, आप क्या कह रही हैं? जो कह रही हूँ उस पर फौरी अमल करो। लैला वहां से एल्पा के दिमाग में आई। उस पर कब्जा जमा कर सोचा कि मेरे पास आकर सोनिया की हदायत सुनाएगी, लेकिन वह मेरे पास ना आ सकी। एल्पा के दिमाग में पास्कल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो तनवीमी अमल शुरू कर चुका था। ऐसी हालत में वो एल्पा को छोड़ती तो पास्कल को मालूम हो जाता कि एल्पा का दिमाग कमज़ोर नहीं। यूं लैला ने उसके दिमाग को कमज़ोर बनाए रखा। पास्कल कामयाबी से अमल करता गया, उसे अपनी मामूला और ताबेदार बनाता गया। एल्पा को पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हो गया है। उसने अपनी दानिस्त में अपना दिमाग रसवंती के कब्जे में दिया था और खुद अपने आप से गाफिल हो गई थी। मैं अपने बेटे और बहू के पास मसरूफ था। हमें आर्मर के जरिए मालूम हो गया था कि दिमागी ऑपरेशन के बाद वो बचकाना जहन रखने वाली जोजो नहीं रही थी, बहुत ही संजीदा और ज़हीन लड़की बन गई थी। मैं अभी उसका लहजा बदला हुआ सुन रहा था। उसकी आवाज़ जितनी शीरीन थी, लहजे में उतनी ही सख्ती थी। उसकी बातों से उसकी मुस्तकिल मिजाजी और कुव्वत इरादी का पता चलता था। मुझे यकीन था कि मैं अभी ज़रा भी चूकता तो वो मेरे और पारस के फ्रॉड को पकड़ लेती। बरसों से हमारी दुआ थी कि अल्लाह ताला उसकी बचकाना सोच ख़त्म करे और उसे पारस के साथ इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारने का शऊर दे। अब हमारी दुआ कबूल हो गई थी। कोई बात नहीं कि उसकी आवाज़ और लहजा बदला हुआ था, वो खुद बदल गई थी। हमें अजनबी समझती थी कि एक अरसा बाद हम बाप बेटे ने उसे अपने बहुत करीब पाया था। जब वो अमल मुकम्मल करके पारस को तनवीमी नींद सुलाकर चली गई तो उसने पूछा, पापा आपने उसे पहचाना? बेटे, वो हमारी जान है, कैसे नहीं पहचानूंगा। यूं भी मास्क मैन के पास पास्कल के अलावा एक जोजो ही ख्याल ख्वाने करने वाली है। मेरे तनवीमी नींद का वक्त होते ही वो अपने अमल का नतीजा देखने आएगी। अगर मैंने सांस रोक ली तो हमारी चालाकी जाहिर हो जाएगी। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम पर अमल करूंगा। आप मेरे दिमाग में ये बात नक्श कर दें कि मैं जोजो की सोच की लहरों को महसूस नहीं करूंगा। जोजो नहीं, रोज़मेरी। उसने अभी तनवीमी अमल करते वक्त अपना नाम रोज़मेरी बताया था। ये नाम भी बहुत प्यारा है। मैं आपकी मौजूदगी में ठंडी आहें नहीं भर सकता। बकवास ना करो, आंखें बंद करके जिस्म को ढीला छोड़ दो। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। मैंने अपना अमल करते हुए ये बातें उसके दिमाग में नक्श की कि वो रोज़मेरी की सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा, सांस नहीं रोकेगा, लेकिन लाशऊर को समझा देगा कि वो आ गई है। उसके आते ही तमाम अहम राज दिमाग के खुफिया खाने में मुंतकिल हो जाएंगे। इसके बाद मैं उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़कर लैला के पास आ गया। उसने कहा, मैं सिस्टर के पास गई थी, आप एक बात बताएं। किसी मौके पर आप मुझे हुक्म दें और सिस्टर उस हुक्म के खिलाफ दूसरा हुक्म दे तो मुझे किसके हुक्म पर अमल करना चाहिए? ये तुम हुक्म का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रही हो? क्या मैंने या सोनिया ने कभी हाकिम बनकर फरमान जारी किया है? सिस्टर तो बहुत अच्छी हैं, मोहब्बत करने वाली बड़ी बहन की तरह पेश आती हैं, लेकिन आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। ये तुम्हारे एहसासात और जज्बात हैं। वैसे सोनिया अगर कभी मेरे मशवरे के खिलाफ कोई मशवरा दिया करे तो उस पर अमल किया करो। उसके पास खुदादाद जहन है, वो बरकरफ्तारी से जितनी दूर देखती है हम वहां तक नहीं देख पाते। आपने मेरे सर से एक बड़ा बोझ हटा दिया है। मैंने सिस्टर के मशवरे के मुताबिक पास्कल को कामयाबी से तनवीमी अमल का मौका दिया है। एल्पा उसकी ताबेदार बन चुकी होगी। आओ हम सोनिया के पास चलते हैं। हमने उसके पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए। फिर मैंने पूछा, तुमने एल्पा को पास्कल का ताबेदार बना दिया है? क्या अमल हो चुका है? लैला ने कहा, जी हाँ। सोनिया ने पूछा, फरहाद तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि तुम्हारी चाल समझ में नहीं आती, यानी बुढ़ापा तारी हो गया है, अकल काम नहीं करती। उल्टी बात कर रही हो, जवानी पलट आई है। मेरे ख्यालों में और आसपास जहां भी नजर जाती है फूल ही फूल खिल रही हैं। तुम्हें याद होगा जवानी में अकल कम और जज्बात ज्यादा होती हैं, इसलिए अकल का काम तुम्हारे हवाले कर दिया है। अपनी नालायकी गुनाह छुपाओ।
आइंदा तुम पास्कल की आवाज़ और लहजे में एल्पा के पास जाया करोगे तो वो तुम्हें महसूस नहीं करेगी। इस तरह पास्कल उसे मामूला बनाकर जो भी काम लेगा तुम्हें उसकी खबर होती रहेगी। वाह, क्या शैतानी दिमाग पाया है। एल्पा जैसा अहम मोरा दुश्मनों के हवाले कर दिया मगर उसे अपने पास भी रखा है। लैला ने कहा, सिस्टर आपके पास आकर पता चल रहा है आप त्यारे में सफ़र कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं? उसने जवाब दिया, सानी और अली पेरिस आ रहे थे। उनका त्यारा तूफान में भटक कर मौरितानिया के शुमाली सहरा में पहुंच गया था। त्यारा वापस आ गया, वो दोनों नहीं आए हैं। सलमान ने एक जगह निशानदेही की है, मैं वहां जा रही हूँ। हम सोनिया के दिमाग से वापस आ गए। मैं एक जगह बंदरगाह वाली सड़क के किनारे अपनी कार में बैठा हुआ था। वो लोग एल्पा और पारस को गोदाम में ले जाकर अपनी दानिस्त में तरमीमी अमल करा चुके थे। हमारा काम भी हो चुका था। अब उनकी तनमीमी नींद के बाद मालूम होने वाला था कि पास्कल और जोजो क्या चाहती हैं और क्या करते हैं। उधर गोल्डन ब्रेन के एजेंट भी एल्पा और पारस को इसराइल पहुंचाने का इरादा रखते थे। लैला ने पूछा, मैं जाऊं? मैं हमेशा आने को कहूँगा। जाने को किस दिल से कहूँ? मैं ज़्यादा रहूँगी तो बेजार होकर कह देंगे। हरगिज़ नहीं, कोई मुसरतों को अपने घर से रुखसत नहीं करता। मगर हाँ, तुम बहुत देर से मसरूफ़ हो। मैं तुम्हें आराम करने को ना कहूँ तो ये ज़्यादती होगी। अच्छा, 2 घंटे बाद आऊँ? मैं बेचैनी से इंतज़ार करूँगा। वो खुदाफिज कहकर चली गई। मैंने एक होटल में आकर खाने पीने में वक्त गुजारा। गोल्डन ब्रेन के एजेंट के दिमाग में जाकर मालूम किया। उसकी सोच से पता चला एल्पा और पारस अभी तक सो रही हैं। गोल्डन ब्रेन ने हुक्म दिया है कि दोनों को रात 9 बजे तक लॉन्च में पहुंचा दिया जाए। मैंने घड़ी देखी, 7 बज रहे थे। अंधेरा हो चुका था। अभी 2 घंटे इंतजार करना था। मैं 1 घंटे बाद एल्पा के दिमाग में जाना चाहता था। लैला ने आकर कहा, मुझे आने में देर हो गई। मैंने सोचा था कि आपके पास आने से पहले एल्पा की खबर लूँ। वहाँ पास्कल के लहजे में गई तो वो मौजूद था। एल्पा उसकी मामूला बनकर उसे बता रही थी कि वो गोल्डन ब्रेन के एजेंटों की कैद में है। उसने यह भी बताया होगा कि वो और पारस एसाबी कमजोरी में मुब्तला नहीं हुए थे और उन्होंने दवा मिला हुआ सूप नहीं पिया था। दोनों ने सूप पिया था, इसलिए अल्पा ने सूप पीने की बात बताई है। पास्कल को यकीन हो गया कि इसी वजह से तनवीमी अमल कामयाब रहा है। अब वो क्या चाहता है? वो गोल्डन ब्रेन के एजेंटों को अगवा के सिलसिले में नाकाम बनाना चाहता है। एल्पा को हुक्म दे रहा था कि एक दूसरा हेलीकॉप्टर आएगा और उसे रोमानिया ले जाएगा। इसका मतलब है मास्क मैन के और गोल्डन ब्रेन के आदमियों में टकराव होगा। शायद गोल्डन ब्रेन के तमाम आदमियों से टकराव ना हो, क्योंकि मास्क मैन का हेलीकॉप्टर 1 घंटा पहले आने वाला है। आप जरा गौर करें, उनके झगड़े में हमारे पारस को नुकसान न पहुंचे। हम जरा ये देखें कि जो पारस के पास आकर क्या कहती है। लैला मेरे दिमाग में थी। मैंने पारस के पास पहुंचकर कहा, मैं तुम्हारी मामा रसवंती बोल रही हूँ। उसने कहा, मामा आप बाद में आए, मैं एल्पा से ज़रूरी बातें करूंगा। मैं समझ गया उसके दिमाग में जोजो है। मैंने वापस आकर जोजो का मौजूदा लहजा इख्तियार किया, फिर उसके दिमाग में गया। वो और जोजो मुझे महसूस ना कर सके। जोजो पूछ रही थी, क्या एल्पा से तुम्हारे इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि तुम माँ को दिमाग से निकाल देते हो? वो बोला, मैंने ऐसा पहली बार किया है। तुम्हारी मौजूदगी को छुपाने के लिए मुझे यही बात सुझाई दी थी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता, पता नहीं क्यों तुम्हारी आवाज़ से मुतासिर हूँ। जी चाहता है तुम्हारी एक आवाज़ पर जान कुर्बान कर दूँ। क्या मेरे लिए एल्पा को छोड़ सकते हो? छोड़ दूंगा, मगर मेरा दिल दुखेगा। मैं अपने ताबेदार का दिल नहीं दुखाऊंगी। तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर आएगा, उसमें एल्पा भी तुम्हारे साथ जाएगी। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? मुझसे सवाल ना करो। मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि हेलीकॉप्टर मुझे ना ले जा सकेगा। ऐसी क्या बात है? हमारी सोनिया मम्मा हम दोनों भाइयों को इजाज़त के बगैर ससुराल नहीं जाने देती। मैंने सोनिया की मुकम्मल हिस्ट्री पढ़ी है, उसकी वीडियो रिपोर्ट भी देखी है। बेशक वो बहुत चालाक, बहुत ख़तरनाक है, मगर मुझसे टकराना महंगा पड़ेगा। पारस ने पूछा, बेबी तुम्हारी उम्र क्या है? मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू ना करो, वरना दिमाग में जलजला आ जाएगा। मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ, तुम जलजले को दावत क्यों दे रही हो? अगर मैं सोनिया का गुरूर खाक में मिला दूँ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। यू शट अप, मैं 1 घंटा बाद आऊँगी, फिर जैसा कहूँगी तुम वैसा ही करते जाओगे। मैंने कभी लड़कियों का दिल नहीं दुखाया, वो जैसा कहती हैं वैसा ही करता रहता हूँ। मैंने तुम्हारी भी हिस्ट्री पढ़ी है। तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि तुम पैदाइशी ढीठ और बेशरम हो। वो चली गई। मैं भी दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। लैला ने कहा, पारस उसका मामूल नहीं है, हम उसे कहीं जाने से रोक देंगे, लेकिन एल्पा का क्या बनेगा? हम उसे जाने देंगे और कोशिश करेंगे कि वो मास्क मैन का एतमाद हासिल करती रहे। हमने पारस को अभी तक एल्पा के मुतल्लिक कुछ नहीं बताया। मैं फिर पारस के पास आया, कोड वर्ड्स अदा किए। उसने कहा, पापा आप समझ गए होंगे मैंने आपको दिमाग से जाने के लिए क्यों कहा था। हाँ समझ गया था, दूसरी बार जो के मौजूदा लहजे में आया था, तुम दोनों मुझे महसूस ना कर सके। चलिए अच्छा है आपने सुन लिया। वो हेलीकॉप्टर के जरिए मुझे और एल्पा को कहीं पहुंचाना चाहती है। मैंने तमाम बातें सुनी हैं। तुम नहीं जाओगे लेकिन एल्पा जाएगी। कोई ख़ास बात है? हाँ, हमने एल्पा को पास्कल की मामूला और ताबेदार बना दिया है। आइंदा मैं उसके दिमाग में जाकर मालूम करता रहूँगा कि मास्क मैन उससे क्या काम ले रहा है। क्या उसके जाने से तुम्हें अफसोस होगा? मैं कोई आशिक नहीं हूँ। एल्पा बहुत अच्छी और जब तक हमारे लिए अच्छी रहेगी हम दुश्मनों के मुल्क में भी उसके लिए जान की बाजी लगाते रहेंगे। उससे कभी मिलता रहूँगा, कभी बिछड़ता रहूँगा, लेकिन उसे शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मास्क मैन के आदमी तुम दोनों को ले जाने आएंगे। तुम जो की मर्जी के मुताबिक उनके साथ जाओगे। तुम्हें उनसे छुड़ा कर ले आना मेरा काम है।
ओके पापा। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर गाड़ी ड्राइव करता उस गोदाम के करीब आया जहां अल्पा और पारस को कैद किया गया था। लैला पास्कल का लहजा इख्तियार करके अल्पा के पास आ गई। उसकी सोच में कहा, मैं किसी आमिल के हुक्म के मुताबिक हेलीकॉप्टर में जाऊंगी, क्या पारस से जुदा हो जाऊंगी? इस सोच के तहत उसने पारस को देखकर कहा, अगर मैं कहीं जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ जाओगे ना? वो पारस के बिस्तर पर आ गई। पारस ने पूछा, तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं, एक हेलीकॉप्टर मेरे लिए आएगा। वो बोला, फिर तो अजीब सी बात है, मेरे लिए भी एक हेलीकॉप्टर आएगा। मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में जाऊंगी। रोज़मेरी यही कह रही थी तुम मेरे साथ जाओगी। ये रोज़मेरी कौन है? पता नहीं कौन है। मैंने पहली बार अपने अंदर उसकी आवाज़ सुनी है। वो आती है तो मैं सांस नहीं रोक सकता। मेरे अंदर पास्कल आता है। मैं पहले पास्कल से कितनी नफरत करती थी, मगर उसका दिमाग में आना अच्छा लगता है। उसकी हर बात मेरे लिए काबिल कबूल होती है। क्या वो मुझसे ज़्यादा अच्छा लगता है? तुमसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। मेरा दिल, मेरी दुनिया सब तुम्हारे लिए। लेकिन पास्कल एक बॉस की हैसियत से अच्छा लगता है। उसकी हर बात मानने को जी चाहता है। तुम बताओ, क्या रोज़मेरी मुझसे ज़्यादा हसीन है? मैंने उसे देखा नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है। वैसे मेरी आंखें कहती हैं कि तुमसे ज़्यादा हसीन कोई नज़र नहीं आती। उसने खुश होकर अपना सर उसके शाने पर रख दिया। उसे पास्कल की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, तैयार रहो, हमारे आदमी पहुंच रहे हैं, तुम्हें साथ ले जाएंगे। वो बोली, मैं पारस के साथ जाऊंगी। हाँ, ये भी तुम्हारे साथ जाएगा। उधर जो पारस से कह रही थी, हमारे आदमियों से ताउन करो, वो तुम दोनों को एक लॉन्च में प्रिंसेस आइलैंड ले जाएंगे। वहाँ एक हेलीकॉप्टर तुम्हारे लिए मौजूद रहेगा। अच्छी बात है आंटी। तुम मुझे आंटी क्यों कह रहे हो? तुमने मुझे अपनी उम्र नहीं बताई है, इसलिए तुम्हें क्या कहूँ। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करते रहो। बोलो, क्या करूँ? गोदाम का दरवाज़ा अंदर से बंद है, उसे खोलो। उसने अल्पा से सरगोशी में कहा। एजेंट के दिमाग से काम लो, उसे दरवाज़ा खोलने पर मजबूर ना करो। वो एजेंट के पास गई। लैला दूसरे एजेंट के दिमाग में आ गई। उसने अल्पा की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। दूसरे मातहत ने एतराज़ नहीं किया, क्योंकि लैला उसे काबू में रखे हुए थी। गोदाम का दरवाज़ा खुलते ही कुछ लोग अंदर आए। आगे 2 अफराद के पास रिवॉल्वर थे, उनमें साइलेंसर लगे हुए थे। उन्होंने दोनों मातहतों और उनके आलाकारों को गोलियां मार दी। फिर एक ने अल्पा और पारस से कहा, कम ऑन, हरी अप। वो दोनों बिस्तर से उठकर तेजी से चलते हुए गोदाम से बाहर आए। मुसल्ला अफराद ने उनके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। पारस जल्दी का मुजाहरा करते हुए एक मुसल्ला शख्स से टकरा गया। उस शख्स ने कहा, मिस्टर, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चलो। इस तरह पारस ने मुझे एक शख्स की आवाज़ सुनाई। इससे पहले एक और शख्स ने उन्हें जल्दी चलने के लिए कहा था। इस तरह लैला को उसके दिमाग में जगह मिल गई। वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बंदरगाह के एक दूर उफ्तादा हिस्से की तरफ जा रहे थे। हमें उस लॉन्च का नाम मालूम हो गया जिसमें वो प्रिंसेस आइलैंड जाने वाले थे। मैं उनसे पहले उस लॉन्च में पहुंच गया। उसका मालिक खुद पायलट था। उनके साथ एक स्टीवर्ड था। मास्कमैन के आदमियों ने उस लॉन्च को किराए पर हासिल किया था। मैंने उसके मालिक से मुसाफिर करते हुए पूछा, क्या मुझे प्रिंसेस आइलैंड पहुंचा सकते हो? उसने कहा, सॉरी, ये लॉन्च रिजर्व हो चुकी है। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक स्टीवर्ड से कहा, मैं इस अजनबी मुसाफिर को अपना भाई बनाकर ले जाऊंगा। मेरा ख्याल है लॉन्च रिजर्व कराने वालों को एतराज़ नहीं होगा। स्टीवर्ड ने कहा, आप मालिक हैं, उसूलन किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, तो मुझे भाई नहीं, एक और स्टीवर्ड जाहिर करो। इस तरह वो लोग मुझे गुलाम समझकर बर्दाश्त कर लेंगे। मैंने $200 जेब से निकाल कर दिए। लॉन्च का मालिक खुश होकर मेरे सामने थपकते हुए बोला, किसी का बाप भी तुम्हें लॉन्च से जाने को नहीं कहेगा। उसी वक्त उनकी गाड़ी साहिल पर आकर रुकी। उसमें से अल्पा और पारस मुसल्ला आदमियों के साथ बाहर आए। फिर लॉन्च में पहुंचे। वो तादाद में 5 थे। उनमें से एक ने मुझे देखकर पूछा, ये कौन है? ये भी स्टीवर्ड है। मगर तुमने तो कहा था तुम्हारा एक ही मुलाजिम साथ जाएगा। मैं कुछ बीमार हूँ, इसलिए दूसरे को साथ ले जा रहा हूँ। बाय द वे, तुम्हें एतराज़ क्यों है? तुमने कहा था तुम्हारे साथ कोई गैर कानूनी सामान नहीं होगा। अगर ऐसा है तो हर अजनबी पुलिस वाला नजर आता है। मेरा ये मुलाजिम तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक ने रिवॉल्वर दिखाते हुए कहा, हम पुलिस वालों को भी गोली मार सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ये सफ़र वाकई गैर कानूनी नहीं है। अब देर ना करो, चलो। मैंने और स्टीवर्ड ने लंगर उठाया। मालिक ने पायलट की हैसियत से लॉन्च को स्टार्ट किया। फिर हम खुले समुद्र में जाने लगे। मैं और लैला 2 अफराद के दिमागों में पहले ही पहुंच गए थे। लॉन्च में आकर मैंने तीसरे शख्स के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। फिर अर्शा की रेलिंग के पास आकर उसने जेब से ट्रांसमीटर निकाला। उसके जरिए किसी से कुछ बोलने लगा। वो मास्कमैन से या इस्तांबुल के बॉस से कह रहा होगा कि कोई उसके दिमाग में आना चाहता था। वो खतरे का सिग्नल दे रहा होगा। जब उसने ट्रांसमीटर को ऑफ किया तो मैं जोजो का लहजा इख्तियार करके पारस के दिमाग में पहुंचा। जोजो वहाँ पहले से मौजूद थी और पारस से पूछ रही थी, क्या तुम्हारी माँ को मालूम हो चुका है कि मैं तुम्हें कहीं ले जा रही हूँ? वो मेरे दिमाग में आती जाती रहती हैं। वो सब कुछ जानती हैं। थोड़ी देर पहले पूछ रही थी क्या मैं जहनी तौर पर किसी का गुलाम बन गया हूँ। मैंने इनकार किया, मगर वो मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रही हैं। तुम्हारी माँ मेरे एक आदमी के दिमाग में आना चाहती थी। उसे मना करो, मैं किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करूँगी। जो तुम्हें पसंद नहीं है वो मुझे भी नापसंद है। लेकिन ये सब कुछ सोनिया ममा की तरफ से हो रहा है। मेरा उनसे रब्ता नहीं है, वरना कह देता कि अपनी खुशी से रोज़मेरी के पास जा रहा हूँ। क्या सोनिया तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर लेकर आएगी? मम्मा इतनी सी बात के लिए खुद नहीं आती
और ना ही अपने हेलीकॉप्टर का ईंधन ज़ाया कराएंगी। तुम समझते होगे कि वो क्या करेगी, वो किसी मौके पर क्या कर गुजरती हैं, ये मेरा बाप भी नहीं समझ पाता। तुम लोगों का एक ख्याल ख्वानी करने वाला ब्रायन वुल्फ कहाँ है? वो साहब नया रोमांस फरमा रहे हैं, सीधी तरह बताओ। सीधी सी बात कह रहा हूँ, अगर तुम उनके दिमाग में कभी पहुंचोगी तो एक ही सदा सुनाई देगी, हाय लैला हाय लैला। मैं उसके दिमाग से निकल आया। अगरचे वो मेरे मुतालिक ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन मैं उसका तरीक़ेकार समझ रहा था। वो दरअसल जोजो को बातों में उलझा रहा था, मुझे कुछ कर गुजरने का मौका दे रहा था। मैंने लैला से कहा, पायलट के दिमाग पर कब्जा जमाओ और लॉन्च का रुख मगरिब की सिमत करो। वो चली गई। हम 2 मुसल्ला दुश्मनों के अंदर पहुंच सकते थे, तीसरा सांस रोक लेता था। मैंने चौथे दुश्मन के दिमाग में पहुंचना चाहा, उसने भी सांस रोक ली। अपने साथी से बोला, कोई मेरे दिमाग में आना चाहता है? मैं करीब ही खड़ा लॉन्च के रस्से को लपेट कर बंडल बांध रहा था। वो दोनों मुझे घूर कर देख रहे थे। मैं 5वें शख्स के दिमाग में गया, उसने मुझे महसूस नहीं किया। मैंने उसकी जुबान से कहा, यारो मेरे दिमाग में भी कोई आ रहा है। एक ने पूछा, तुमने कैसे समझ लिया? तुमने तो कहा था कि योगा के माहिर नहीं हो। वो रिवॉल्वर निकाल कर निशाने पर रखते हुए बोला, तुम लोग योगा के माहिर होकर कौन सा अपना बचाव कर लोगे? इस वक्त तुम दोनों निशाने पर हो, जरा भी हरकत करोगे तो वो ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हें गोली मार देगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, समझ गए ना? वो दोनों हक्का बक्का से रह गए। एक ने बड़ी आहिस्तगी से अपना हाथ रिवॉल्वर की तरफ ले जाना चाहा। मेरे मामूल ने उसके हाथ में गोली मारी। वो हाथ थामकर चीखने लगा। मैंने दोनों के पास आकर उनकी जेब से रिवॉल्वर निकालकर अपने मामूल से भी रिवॉल्वर लिया, फिर उन सबको समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद कहा, अब हम निहत्ते हैं, मर्दों की तरह अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। उन सब ने एक साथ मुझ पर छलांग लगाई। छलांग मैंने भी लगाई। एक को फ्लाइंग किक मारी, बाकी 2 एक साथ छलांग लगाने के बायस खुद ही आपस में टकरा गए। मैंने मौका पाकर लैला से कहा, लॉन्च के निचले हिस्से में 2 मुसल्ला अफराद हैं, उन्हें समुद्र में फेंक दो। मैं सिर्फ चंद सेकंड के लिए लैला के पास गया था। वापस आते ही मुंह पर एक घुंसा पड़ा। इससे पहले कि संभलता दूसरा घुंसा पेट में लगा। तकलीफ से झुका तो तीसरे ने मेरे मुंह पर ठोकर मारी। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे जाकर रेलिंग से टकराया। वो रेलिंग ना होती तो सीधा समुद्र में चला जाता। वहां टकराती एक दुश्मन ने मुझ पर छलांग लगाई। मैंने फौरन बैठकर उसे दोनों हाथों से अपने सर के ऊपर से फेंका। उसके हलक से चीख निकली। वो नीचे समुद्र में गया। पानी उछलकर अर्शे तक आया। बाकी दोनों मेरी तरफ आ रहे थे। एक का पांव अर्शे पर आने वाले पानी से फिसल गया। मैंने उसे टांग से पकड़कर खींचा, फिर उसे भी एक गोल चक्कर देकर समुद्र में पहुंचा दिया। तीसरा रुक गया। पीछे हटते हुए बोला, कौन हो तुम? मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो पीछे हट गया। सिर्फ एक बात का जवाब दो, क्या हमारे दोस्त बन सकते हो? तुम दोस्त बनाना नहीं चाहते, मेरी आवाज़ अपने टेलीपैथी जानने वालों को सुनाना चाहते हो। लो, मैं सुना रहा हूँ। उसी वक्त पराई सोच की लहर महसूस हुई। मैंने सांस रोक ली, मगर चीखने लगा, जैसे मेरे दिमाग में जल्जला पैदा किया गया हो। वो जो पीछे हट रहा था कहका लगाते हुए आगे बढ़ा। अब कैसे बचोगे? हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों से टकरा रहे थे, अब तो मैं तुम्हें समुंदर में। मैंने अचानक कराटे का एक हाथ मारा। वो लड़खड़ाया, दूसरे हाथ में चकरा गया। गिरना ही चाहता था कि मैंने उसे उठाकर समुंदर में गिरा दिया। फिर लैला के पास जाकर मालूम किया, लॉन्च के निचले हिस्से में भी कोई दुश्मन नहीं रहा था। वो बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम इतनी आसानी से बाजी जीत लेंगे। मैंने कहा, अभी बाजी खत्म नहीं हुई है। मैंने जोजो की मौजूदा जहानत के मुतालिक जो सुना है उसके मुताबिक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी उसके हाथ में कई मोहरें हैं। मेरी बात खत्म होते ही अचानक मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी। मैं एकदम से चकरा कर गिर गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने संभलने की कोशिश की। डूबती हुई नजरों से देखा, लॉन्च के स्टीवर्ड ने एक मोटी सी लोहे की सलाख से मेरे सर पर जरब लगाई थी। उसे मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी। जोजो ने उसके दिमाग में पहुंचकर उसे अपनी मामूला बनाया था। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने स्टीवर्ड को दूसरी बार हमले के लिए मजबूर किया। पहली जरब इतनी शदीद थी कि मैं तमाम तर कोशिश के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा रहने की कोशिश में नाकाम हो रहा था। उसे दूसरे हमले से नहीं रोक सकता था। उसने लोहे की सलाख को दोनों हाथों से उठाया। मेरा सर फिर निशाने पर था। ऐसी ही बेबसी के लम्हात में उसकी कमर पर लात पड़ी। वो डगमगाता हुआ मेरे कदमों में आकर गिरा। पारस ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर उठाया। फिर पैर दर पे घूंसे मारते हुए कहने लगा, निकल जाओ, इसके दिमाग से निकल जाओ। ये बेचारा लॉन्च में मुलाजिम है। मैं इसे समुद्र में फेंकना नहीं चाहता, लेकिन तुम इसे आलाकार बनाए रखोगी तो मजबूरन इसे खत्म करना होगा। जोजो ने उसके दिमाग में आकर कहा, पारस, मैं हुक्म देती हूँ स्टीवर्ड को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा कर तुम्हारे हाथों से इसे हलाक करूंगी। मैं समझ गई हूँ ये ख्याल ख्वानी करने वाला ब्रायन वुल्फ है। ये समझ गई हो तो यह भी समझ लो कि हम मिस्टर ब्रायन वुल्फ को बाप की तरह चाहती हैं। तुमने इन पर हमला कराने की बहुत बड़ी गलती की है। काश तुम्हें याद होता कि तुम रोजमेरी नहीं हो, तुम्हारा नाम जो है, तुम मेरी शरीके हयात हो। क्या बकवास कर रहे हो? जिसे तुम बकवास समझ रही हो वो तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने दिमाग में आने की इजाजत दी। अगर तुम गैर होती तो मेरे दिमाग में तो क्या, मेरी जिंदगी में भी नहीं आ सकती थी। बहुत डींगे मार रहे हो, तुम्हें सजा देनी ही होगी। वह दिमागी झटका पहुंचाना चाहती थी। पारस ने सांस रोक ली। वह दिमाग से निकलकर अपनी जगह हाजिर हो गई। सोचने लगी, ये क्या हो गया?
मैंने अच्छी तरह तनवीमी अमल किया था, उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाया था। फिर वो मेरी ख्याल ख्वानी के शिकंजे से आज़ाद कैसे हो गया? वो अपनी जगह से उठकर टहलने लगी। टहलते हुए गौर करने लगी कि उससे कहाँ गलती हुई है और उसने कब धोखा खाया है। वो वारसा के एक खूबसूरत से सरकारी बंगले में थी। पिछली शाम मॉस्को से यहाँ आई थी। यहाँ एल्पा और पारस को बुलाकर उन्हें अपने साथ मॉस्को ले जाना चाहती थी, लेकिन पहली बार फरहाद के एक बेटे से सामना करते ही नाकामी हो रही थी। उसने मॉस्को के एक ट्रेनिंग सेंटर में जहानत और हाजिर दिमागी के कितने ही इम्तिहानात पास किए थे। 6 माह तक पोलैंड, हंगरी और रोमानिया जाकर सुराग रसानी के बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। कितने ही पेचीदा मसाइल को अपनी जहानत से सुलझाया था। मास्क मैन और फौज के आला अफसरान की मुतफिका राय थी कि अब उसे वसी दुनिया में भेजा जाए। वह सुपर मास्टर के किसी टेलीपैथी जानने वाले को ट्रैप करे। इस तरह फरहाद की फैमिली से भी टकराव होगा तो उसकी जहानत और चमकेगी। मास्क मैन ने उसे कहा था, रोज़मेरी कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हें हर मामले में कामयाबी हो। अब तक तुमने सिर्फ कामयाबियां हासिल की हैं, जबकि नाकामी भी ज़रूरी है, वरना तुम खुशफहमी और गुरूर में मुब्तला हो जाओगी। फौज के आला अफसर ने कहा, हमने फैसला किया है, तुम किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को ट्रैप करके लाओगी। तुम हमारे मुल्क से बाहर पहले मरहले में इस अंदाज में काम करोगी कि रोज़मेरी का नाम और शख्सियत किसी पर जाहिर ना हो। तुम पास्कल को सामने रखकर अपने मंसूबे पर अमल करोगी तो तुम पर कोई आंच नहीं आएगी और तुम पस मंजर में रहकर दुश्मनों को अच्छी तरह समझ पाओगी। उसे पहले मरहले पर बताया गया कि एल्पा नामी एक यहूदी लड़की टेलीपैथी सीखने के बाद तिल अबैब आ गई है, उसे वहां से अगवा करो। इस सिलसिले में ज़रूरी मालूमात फराहम की गईं। जोजो ने इत्मीनान से बैठकर एक मंसूबा बनाया। तिल अबैब में मास्क मैन के एजेंटों से रब्ता किया। ख्याल ख्वानी के जरिए उन्हें ट्रेनिंग दी कि उन्हें किस तरह किस वक्त पास्कल के एक एक हुक्म की तामील करनी होगी। तमाम आला हुक्काम और फौज के आला अफसरान उसकी प्लानिंग को समझ रहे थे और यकीन से कह रहे थे कि कामयाबी होगी, और ऐसा ही हुआ। पास्कल ने उसके मंसूबे पर अमल करते हुए कामयाबी से अल्पा को अगवा किया था, लेकिन ऐसे ही वक्त जोजो को दिमागी तकलीफ शुरू हो गई। जब से ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था तब से कभी कभी ऐसी तकलीफ होती थी। बड़े बड़े बैनुल-अक़वामी शोहरत रखने वाले तजुर्बाकार डॉक्टर उसका मुआयना और इलाज करते थे। डॉक्टरों का मुतफिका फैसला था कि उसे 2 दिन तक मुकम्मल आराम करना चाहिए। मेडिकल एडवाइस के मुताबिक उसे अल्पा के केस से अलग कर दिया गया। उनका ख्याल था कि पास्कल कामयाबी से अल्पा को सरहद पार करा चुका है, अब लबनान से उसे ले आना कुछ दुश्वार नहीं होगा। लेकिन पास्कल की बदकिस्मती कि कुछ उससे काम बिगड़ गया, कुछ पारस ने काम बिगाड़ दिया। फिर भी आला हुक्काम और फौज के आला अफसरान ने जोजो की जहानत और तरीक़ेकार का इतराफ़ किया था। फिर जोजो ने डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक 2 दिन तक आराम किया। उसने मास्क मैन से कहा, मेरे मंसूबे के मुताबिक जे मॉर्गन हमारी मुट्ठी में है। इसराइली हुकाम अल्पा से महरूम होने के बाद जे मॉर्गन से कोई अहम काम लेंगे। मैं उसके दिमाग में रहकर मालूम करूंगी कि वह अल्पा को इसराइल लाने के लिए क्या करती हैं। उसने यही किया। जे मॉर्गन से पता चल गया कि अल्पा और पारस किस तरह बंदरगाह के गोदाम में लाए जाएंगे। इस बार जोजो ने कहा, मैं खुद अमली मैदान में पेश रहूंगी। पास्कल अल्पा पर तनवीमी अमल करेगा और मैं पारस को अपना ताबेदार बनाऊंगी। मास्क मैन ने कहा, मुझे तुम्हारी कामयाबी का यकीन है, मगर अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि वो डमी पारस नहीं है, असली है, और तुम असली का पूरा रिकॉर्ड पढ़ चुकी हो, वीडियो फिल्मों में उसकी हरकतें देख चुकी हो। एक नसीहत करता हूँ, उसे तर्ज निवाला ना समझना, उस पर गालिब आ जाओ। कामयाबी का यकीन हो जाए तब भी हर पहलू से गौर करती रहना कि कहीं कोई तुम्हारी कमजोरी तो नहीं रह गई है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मारकर कब्र में सुला दो तो वहां से भी उठकर चले आती हैं। अब वो सरकारी बंगले के बेडरूम में टहल रही थी और सोच रही थी, वाकई मैंने पारस को तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग की कब्र में सुला दिया था। वो वहां से उठकर मेरा मुंह चिढ़ा रहा है। मैं जीती हुई बाजी हारने वाली हूँ। क्या मैं सचमुच हार जाऊंगी? अपनी गैर मामूली जहानत का सबूत नहीं दे सकूंगी। यूं देखा जाए तो वो हार चुकी थी। पारस ख्याल ख्वानी की मुट्ठी में से फिसल गया था। अब वो जितनी बार भी पकड़ ली जाएगी वो फिसलता जाएगा। उसने आईने के सामने आकर खुद को देखा। उसके तेवर बता रहे थे कि अब वो बचकाना जहन रखने वाली जोजो नहीं है, बल्कि जिद्दी, ज़हीन और शिकस्त ना तस्लीम करने वाली लड़की है, और वो शिकस्त को फतह में बदल कर रहेगी। वो आईने के सामने फर्श पर पालती मारकर बैठ गई। उसने योगा के एक आसन में सांस रोक ली। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट तक सांस रोकी रही। फिर 12 मिनट गुजर गए। वो सांसों के बगैर एक लाश की तरह बैठी रही। फिर 15वें मिनट पर आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ने और सांस लेने लगी। वो दीदे फैलाए सामने अपने अक्स को देख रही थी, सोच रही थी और देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराने लगी। उसी वक्त पास्कल ने आकर कोड वर्ज अदा किए। फिर कहा, मास्क मैन और फौज के आला अफसरान तुम्हें तलब कर रहे हैं, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। उसके जाते ही वो भी फौज के अफसर के दिमाग में पहुंचकर बोली, मैं हाजिर हूँ और कैप्टन मिखाइल की जुबान से बोल रही हूँ। मास्क मैन ने पूछा, रोज़मेरी नाकामी कैसे हुई? वो बोली, किसने कहा है कि नाकामी हुई है? पास्कल ने एक फौजी अफसर की जुबान से कहा, मैं पास्कल अपनी आंखों से लॉन्च में अपने तमाम आदमियों को मरते देख चुका हूँ। पारस और अल्पा के पास सिर्फ एक ब्रायन वुल्फ रह गया है। उसका रास्ता रोकने के लिए हमारा कोई आदमी वहां नहीं है। अल्पा और पारस हमारे हाथों से निकल रहे हैं। जोजो ने कहा, मैदान जंग में तमाम सिपाही मर जाएं तब भी चालाकी से जंग जीती जा सकती है।
आप पास्कल से पूछें हमारे तमाम आदमियों के मरते ही वो यहाँ क्यों वापस आ गया। मैं यहाँ रिपोर्ट देने आया था। मैं एल्पा केस की इंचार्ज हूँ। तुम मेरी इजाज़त के बगैर क्यों आए? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं ना आता तो हम अपने आदमियों के मरने के बाद भी कामयाब हो जाते? कामयाब हो जाते नहीं, हो गई हैं। तुम ये भूल गई हो कि हम अपने आदमियों से महरूम होकर किसी दूसरे को आलाकार बना सकती हैं। मैंने लॉन्च के स्टीवर्ड को आलाकार बनाकर ब्रायन वुल्फ को बेहोश कर दिया है। उस लॉन्च में अब भी बाजी हमारे हाथ आ सकती है। मास्कमैन ने कहा, बेशक तुमने ब्रायन वुल्फ को जख्मी और बेहोश करके बाजी पलट दी है। अब बताओ वो ख्याल ख्वानी करने वाली एल्पा यहाँ कैसे आएगी? मैं अभी बताती हूँ। पहले पास्कल से दरख्वास्त करती हूँ कि हमारा जो हेलीकॉप्टर प्रिंसेस आइलैंड में उसके पायलट के पास जाए और हेलीकॉप्टर को लॉन्च की तरफ लाए। मैं एल्पा को उसमें सवार कराऊंगी। मैं जा रहा हूँ। पास्कल चला गया। जोजो ने कहा, मास्कमैन ने मुझे नसीहत की थी कि फरहाद के फैमिली मेंबर बहुत खतरनाक हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। मैंने उस पर तनवीमी अमल करने के बाद सोचा है कि यह धोखा भी हो सकता है। अगर हम उसे यहाँ कैदी बनाकर लाएंगे तो किसी दिन इंकशाफ होगा कि वो मेरा मामूल नहीं था, हमें धोखा दे रहा था। इसलिए मैं पारस को यहाँ नहीं लाऊंगी। पहले उसे मुख्तलिफ मराहिल में आजमाऊंगी। अगर उसका दिमाग सचमुच मेरी मुट्ठी में होगा तो वो मुझसे बचकर कहीं नहीं जाएगा। सब ने तायद की कि यह एहतियात लाजमी है। पारस को रूस से बाहर रखकर मुख्तलिफ मामलात में उसे आजमाया जाए। फिलहाल एल्पा अहम है, उसे जल्द अज जल्द यहाँ आना चाहिए। जोजो ने कहा, मैं जा रही हूँ, उसे ज़रूर लेकर आऊँगी। वो पारस के दिमाग में पहले एक बार खामोशी से आ चुकी थी। उसने अपने तनवीमी अमल के रद्द अमल को देखा था। पारस ने उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया था। इस बार वो चुपके से आई तो उसने कहा, तुम फिर आ गई। वह हैरान रह गई। ये बात समझ में नहीं आई कि पहली बार पारस के चोर ख्यालात ने क्यों नहीं बताया कि वो उसे महसूस कर लेता है। इसका मतलब है ये बहुत गहरा है। वो ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिमाग की जितनी गहराई में उतरती थी उसका दिमाग उससे भी गहरा है, जहां तक वो पहुंच नहीं पाई थी। उस वक्त पारस मेरे सर के जख्म को साफ करके मरहम पट्टी कर रहा था। वो बोली, मैं नादिम होकर आई हूँ। मैं नहीं जानती थी कि तुम एक बेटे की तरह मिस्टर वुल्फ को चाहते हो। मैं हैरान हूं कि तुम मेरे जज्बाती रिश्ते को नुकसान पहुंचाकर क्यों नादिम हो। तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे नुकसान की बात ना करो। इतनी बड़ी दुनिया में शायद ही कोई लड़की मेरी तरह नुकसान उठा रही होगी। मैं अभी सांस रोककर तुम्हें भगाने वाला था, लेकिन इस बात ने तजस्सुस पैदा कर दिया है कि तुम किसी किस्म का कोई नुकसान उठा रही हो। क्या तुम वजाहत से कहोगी? क्या कहूँ? जब दिमागी ऑपरेशन के बाद होश आया तो मैं सोचने लगी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा नाम और शनाख्त क्या है। साबका मास्कमैन और डॉक्टरों ने बताया मैं रूसी लड़की हूँ, मेरा नाम मौलिना है। लेकिन एक अजनबी मेरे दिमाग में आता है, अपना नाम आर्मर बताता है। पारस ने कहा, वो अजनबी नहीं, तुम्हारा सगा भाई है। एक बाप बनकर उसने तुम्हारी परवरिश की थी। हाँ, वो भी यही कहता था कि मेरा भाई है। मेरा नाम जोजो है और मैं पारस की शरीक हयात हूँ। मैंने ये बातें याददाश्त के तौर पर एक छोटी सी डायरी में लिखकर उसे छुपा दिया था। जब मास्कमैन को मालूम हुआ कि आर्मर मेरे दिमाग में आता है तो उसने मेरा दिमागी ऑपरेशन कराया। मेरा लबो लहजा बदल गया। मैं आर्मर की तमाम बातें भूल गई। एक रात अचानक वो डायरी मेरे हाथ लगी। उसमें लिखा था कि दूसरी सुबह मेरा ऑपरेशन होगा, मेरा लहजा और मेरी शख्सियत बदल जाएगी, फिर मैं इस डायरी की तमाम बातें भूल जाऊंगी। पारस ने पूछा, तुमने कैसे यकीन कर लिया कि वो तुम्हारी ही डायरी है जबकि तुम पिछली तमाम बातें भूल चुकी थी? तर्ज तहरीर पहले जैसा था। मैंने एक कागज़ पर कुछ लिखा, फिर उस तहरीर का मुआजना डायरी की तहरीर से किया तो दोनों की तहरीरें बिल्कुल एक जैसी थीं। फिर आज तुमने मुझे जोजो कहा, मुझे अपनी शरीक हयात बनाया, तो फिर एक बार डायरी की तमाम बातें याद आ गईं। खुदा करे तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। वो बोली, ये मुमकिन नहीं है। मेरा ब्रेन तब्दील हो चुका है, याददाश्त वापस नहीं आएगी। मैं जो कुछ भी समझूंगी अपनी जहानत से और पिछले सबूत की मौजूदगी से, जैसा कि मैंने डायरी से इस हकीकत को समझा कि मेरा दिमागी ऑपरेशन किया गया है, मेरी आवाज़, लहजा और शख्सियत को तब्दील किया गया है। जब ऐसा किया गया है तो इसका साफ मतलब यह है कि मास्कमैन मुझसे और मेरे अजीज़ों से मेरी पिछली ज़िंदगी छुपा रहा है। तुम बड़ी जहानत से सोच रही हो जोजो। तुम्हें दानिशमंदी से गुफ्तगू करते देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बताओ तुम किस नतीजे पर पहुंच रही हो? अभी मैं तो ज़ब्ज़ुब में हूँ। मास्को में मेरे वालदैन हैं, मुझे बहुत चाहती हैं। ये तुम्हारे वालदैन कहाँ से आ गए? मैं इसी उलझन में हूँ। डायरी से पता चलता है मेरे वालदैन मेरे बचपन ही में मर गए थे। आर्मर भाई ने मुझे बेटी बनाकर पाला है और मास्को में मेरा घर, मेरे वालदैन, मेरी सोसाइटी, मेरे तमाम शनासा यही कहती हैं कि मैं एक रूसी लड़की हूँ। मैं इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकती। तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि तुम मुझसे ताउन करोगे। मैं मास्को में रहूंगी और तुमसे मिलती रहूंगी तो दोनों तरफ के रिश्तों को और उनके झूठ सच को समझती रहूंगी। तुम वाकई जहानत से सोच रही हो। ऐसे तरीक़ेकार से तुम्हें झूठ और सच का पता चलता रहेगा। वो ज़रा जज्बाती अंदाज में बोली, पारस, क्या तुम एल्पा से मोहब्बत करते हो? मैं उसे एक हद तक चाहता हूँ। इस चाहत के पीछे कुछ मकासद भी हैं, लेकिन तुमसे किसी मकसद, किसी लालच के बगैर मोहब्बत है। बचपन से लेकर अब तक मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। क्या मेरे लिए एल्पा को छोड़ सकते हो? मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। मुझे कुछ दिनों के लिए एल्पा की ज़रूरत है। मैं वादा करती हूँ उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं एल्पा को तुम्हारे हवाले कर दूंगा?
मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर इतना एतमाद है। तुम चाहते हो कि मैं दोस्त और दुश्मनों के सिलसिले में सही फैसला करूं, इसलिए मुझे मास्क मैन वगैरह का एतमाद हासिल करना होगा। मैं पहली बार मुल्क से बाहर इस मुहिम पर आई हूं। नाकाम होकर जाऊंगी तो वो मुझे मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर मैं तुमसे मुलाकात के लिए कहीं ना आ सकूंगी। तुम एल्पा को ले जाकर यह साबित करना चाहती हो कि हमारे मुकाबले में कामयाब रही हो। हाँ, मुझे यह साबित करना होगा, वरना शिकस्त के बाद मैं मास्को से बाहर नहीं आ सकूंगी। वो लोग जानते हैं कि तुमने मुझ पर तनवीमी अमल किया है, मुझे ले जाना चाहती हो। नहीं, मैं तुम्हें कैदी बनाना पसंद नहीं करूंगी। मैंने उन्हें समझा दिया कि तुम बहुत चालाक हो। तुम्हें एल्पा के साथ लाया जाएगा तो ब्रायन वुल्फ और असवंती फिर काम बिगाड़ देंगे। वो इस पर राजी हो गए हैं कि मैं पहले एल्पा को ले आऊं। दूर हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही थी। वो बोली, शायद यही हमारा हेलीकॉप्टर है, प्लीज़ मेरी बात मान लो। उसी वक्त एल्पा की आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत देर से पारस के अंदर रहकर उनकी बातें सुन रही थी। कहने लगी, हरगिज़ नहीं, मैं अपने पारस को छोड़कर नहीं जाऊंगी। पारस, मुझे सच बताओ, क्या ये तुम्हारी शरीक हयात है? मैं बड़े फ़ख्र से कह रहा हूँ कि ये जोजो है और मेरी शरीक हयात है। फिर तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? तुमने अपनी ज़िंदगी में अपनी तन्हाइयों में मुझे बुलाया, मैं आ गया। तुमने पहल की, मैंने धोखा नहीं दिया। अब भी तुम्हें चाहता हूँ। ये बात अपनी शरीक हयात के सामने कह रहा हूँ। तो फिर ये भी कह दो कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। हेलीकॉप्टर वापस कर दे। पारस के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया। वो जोजो को उसकी मुकम्मल याददाश्त के साथ अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता था और एल्पा से भी काम लेना चाहता था। उसे नाराज़ नहीं कर सकता था। उसने कहा, एल्पा, क्या तुम्हें पता है कि तुम पास्कल की ताबेदार बन चुकी हो? मैं तुम्हें रोकना चाहूँगा, तब भी तुम नहीं रुकोगी। बेख्तियार उसके साथ चली जाओगी। हाँ, मैं उसके साथ जाऊँगी और अभी जा रही हूँ। जोजो ने हंसते हुए कहा, मैंने अभी पास्कल को बुलाकर कहा है कि वह एल्पा के दिमाग में कब्जा जमा कर रखे, इसलिए वो मजीद हिलो हुज्जत के बगैर चली गई है। तुम इसे ले जाने की इजाज़त दे रहे हो ना? तुमने एक मुद्दत के बाद कुछ मांगा है, मैं इनकार नहीं करूँगा। वादा करो, फिर आओगी। रोज़ आऊँगी, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम बेजार हो जाओगे। आजमा लेना, मैं अपनी जोजो से कभी भी बेजार नहीं होऊंगा। हेलीकॉप्टर लॉन्च के ऊपर परवास कर रहा था। उसमें से एक रस्से की सीढ़ी लटक रही थी। एल्पा पास्कल के ज़ेर से रहकर सीढ़ी चढ़ती हुई हेलीकॉप्टर में चली गई। सीढ़ी ऊपर खींच ली गई। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। फिर वो परवास करता हुआ दूर चला गया। तुमने मेरी बात मानकर दोस्ती का पहला सबूत दिया है। मैं भी दोस्ती का सबूत इसी तरह दूंगी कि अपनी पिछली ज़िंदगी के मुतल्लिक मालूमात हासिल करती रहूंगी। कल फिर आऊँगी। अब इजाज़त दो। जाओ और मास्क मैन को अपनी कामयाबी की खुशखबरी सुनाकर उनका एतमाद हासिल करो। मैं चाहता हूँ तुम्हें रूस से बाहर निकलकर ऐसी कामयाबियाँ हासिल होती रहें और इस तरह हमारी मुलाकात भी होती रहे। मैं एल्पा केस के सिलसिले में पहली बार रूस से बाहर आई हूँ। पोलैंड के शहर वारसा में हूँ। आज से तुमने मेरे लिए और ज़्यादा राहें हमवार कर दी हैं। फिर आऊँगी। वो पारस के दिमाग से निकलकर एक फ़ौजी कैप्टन के दिमाग में पहुंची। वहाँ मास्क मैन और फौजी अफसर उसके मुंतज़िर थे। उसने कहा, मैं रोज़ मेरी कैप्टन मिखाइल की ज़ुबान से बोल रही हूँ। सब सीधे होकर बैठ गए। उसने कहा, आप सबको बहुत बड़ी कामयाबी मुबारक हो, एल्पा यहाँ आ रही है। सब खुश होकर तालियां बजाने लगे। फ़ौज के काला अफसर ने कहा, तुम मुबारकबाद की हकदार हो। तुम्हारी जहानत से हमने पहली बार फरहाद की फैमिली के मुकाबले में कामयाबी हासिल की है। मास्क मैन ने कहा, और कामयाबी कोई मामूली नहीं है। हमारे मुल्क में एक टेलीपैथी जानने वाली का इजाफा हो रहा है। जोजो ने कहा, जब तक एल्पा यहाँ न पहुँचेगी मुझे इत्मीनान नहीं होगा। मैं उसके पास जा रही हूँ। उसे यहाँ पहुँचाकर ही दम लूँगी। वह दिमागी तौर पर अपने बेडरूम में हाजिर हो गई। अभी तक आईने के सामने फर्श पर पालती मारे बैठे हुए थी। वहाँ से उठकर उसने अंगड़ाई लेते हुए खुद को आईने में देखा। अभी समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी मुसर्रतें अंदर भर गई हैं जो अंगड़ाई की सूरत में बाहर निकल रही हैं। फिलहाल यही समझ में आया कि वो बहुत बड़ी कामयाबी के बायस खुश हो रही है। वह बिस्तर पर आकर गिर पड़ी। चारों शानिचित होकर छत को तकने लगी। उसे याद आ रहा था कि उसने पारस को पहली बार वीडियो फिल्म रिपोर्ट में देखा था और उसे देखने से पहले उसका पूरा रिकॉर्ड पढ़ा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक नौजवान बेपनाह सलाहियतों का मालिक है और सोनिया की तरह मक्कारियों से दुश्मनों पर गालिब आ जाता है। उसकी हिस्ट्री पढ़ने के बाद वीडियो रिपोर्ट स्क्रीन पर देखी। उसे चलते फिरते, दौड़ते, उछलते कूदते, फिजा में कलाबाजियाँ खाते, रस्से पर चलते और हाथ की सबसे छोटी उंगली के जरिए रस्से से लटकते और बाजीगरी के तमाशे दिखाते हुए देखा। ये कमाल की इंतहा थी कि वो एक छोटी सी उंगली पर जिस्म का सारा बोझ उठाता था। जोजो को ऐसे ही बहुत से हैरत अंगेज कमालात याद आ रहे थे और आज तो पारस ने उसे भी चकरा दिया था। उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाने की खुशफहमी ख़त्म कर दी थी। वो बहुत खुश थी कि एक नाकाबिले तस्खीर नौजवान को तस्खीर कर लिया है। वह मर्द ही क्या जो ज़ेर हो जाए। उसने चौंक कर तकिए को एक तरफ फेंक दिया, जैसे वह ज़बरदस्ती ऊपर आ गया हो। उसे याद नहीं आ रहा था कि कब किसी को सोचते सोचते उसने तकिए को अपनी बाहों में बुला लिया था। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई। होशमंदी से सोचने पर समझ में आया कि वो बेख्याली में पारस को अपने लिए मांग रही थी। वो उठकर पंजों के बल उछलने लगी। ऐसे अहमकाना ख्यालात दिल से निकालने लगी। वो अपनी दानिस्त में पारस को उल्लू बनाकर एल्पा को ला रही थी। ये दुरुस्त है कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सच्ची बातें मालूम करना चाहती थी। ये भी समझ रही थी कि मास्क मैन और फौजी अफसरान उसकी हकीकत उसे नहीं बता रहे थे। दूसरी तरफ वो आर्मर और पारस की बातों पर भी यकीन नहीं करना चाहती थी।
क्योंकि ये मास्क मैन की मुखालिफ पार्टी के लोग थे। एक लड़की को बहकाने के लिए भी झूठ कह सकते थे। इसलिए जोजो ने सिर्फ अल्पा को हासिल करने के लिए पारस से लगावट का इजहार किया था। उसे दिल लगाने का कोई इरादा नहीं था। अब यह खतरा पैदा हो गया था कि दिल लगाया नहीं जाता, खुद ही लग जाता है। वो देर तक पंजों के बल उछलती रही और पसीना पसीना होती रही। ये बात अब भी उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि पसीना उसे नहीं आ रहा, मोहब्बत को आ रहा है। हम पेरिस आ गए। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने जिंदगी में बड़े बड़े जख्म खाए हैं। यह सर का जख्म कुछ भी ना था, लेकिन ख्वामखा तकलीफ का इजहार कर रहा था ताकि लैला मेरी तकलीफ से बेचैन होकर आ जाए। वो पेरिस में थी, कैसे ना आती। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, आप बिस्तर से ना उठें, तकलीफ हो जाएगी, आराम करें। मैंने तकलीफ से कराते हुए कहा, पारस अपने कॉटेज में जाने वाला है, यहाँ मैं तन्हा रह जाऊंगा। सोचता हूँ किस तरह बिस्तर से उठकर बाथरूम जाऊंगा, कॉफ़ी कैसे तैयार करूंगा, खाना होटल से मंगवाऊंगा, मगर वो मेज़ पर आते आते ठंडा हो जाएगा। आप किसी बात की फिक्र न करें, मैं अभी आती हूँ, आपके सारे काम हो जाएंगे। वो दिमाग से चली गई, अब मेरी निगाहों के सामने आने वाली थी। मैं मुस्कुराने लगा, पता नहीं वो कैसी होगी। मैं पहली बार उसे देखने वाला था और देखने से पहले खुशी से मुस्कुरा रहा था। जी चाहता था उसके दिमाग में जाकर देखूं वो मेरे पास आने की कैसी तैयारियां कर रही है, मगर वैसे वक्त दिमाग में जाने से शर्मा जाती। वैसे सर के जख्म के बायस अभी ख्याल ख्वानी करने के काबिल नहीं था। बस अंदाज़ा कर रहा था कि वो खूब बंद संवर कर आएगी। मेरा अंदाज़ा गलत निकला। जब वो सामने आई तो मैं उसे हैरानी से देखता रह गया। उसने मामूली सा लिबास पहना था, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, कोई सिंगार नहीं था। उसने बदन की आराइश के लिए कोई जेवर नहीं पहना था। उसकी जुल्फें बिखरी हुई थीं। वो कोई मुकाबला हुस्न में जाने वाली औरत नहीं थी। उसके सीने में मोहब्बत करने वाला दिल था। वो जिस हालत में थी उसी हालत में दौड़ी चली आई थी। वो अपने मर्द की नज़रों से हुस्न और शबाब की सनद लेने नहीं आई थी, महज खिदमत के जज्बे से आई थी। मेरी ज़िंदगी में कितनी मोहब्बत करने वाली औरतें आईं, एक मैं ही नाशुक्र हूँ। मैंने सभी की कदर की, लेकिन किसी के साथ उम्र नहीं गुजारी। इस बार मैंने अहद किया कि मैं मुकद्दर से, अपने सितारों से और अपने हाथ की लकीरों से लड़ता रहूंगा, मगर लैला का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने आते ही घर की सफाई शुरू की। मैंने कहा, यहाँ टेलीफोन लाओ, मैं किसी अफसर को फ़ोन करता हूँ, यहाँ मुलाजमों की लाइन लग जाएगी। मैं बचपन से अपना काम खुद करती आई हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, यहाँ कोई मुलाजिम नहीं आएगा। फिर उसने किचन का काम संभाल लिया। पहले एक प्याली कॉफ़ी बनाकर ले आई। उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लैला ने जाकर देखा, पारस खड़ा हुआ था। लैला ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है, तुम पारस हो? वो अंदर आकर उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोला, मैंने कभी आपकी तस्वीर नहीं देखी, मगर यकीन से कहता हूँ आप मेरी लैला आंटी हैं। वो हंसने लगी। पारस ने झुककर प्यार किया, फिर बुलंद आवाज़ से कहा, पापा मैंने आंटी को प्यार किया है, ये तो मेरे तसव्वुर से भी ज़्यादा स्वीट हैं। लैला शर्मा कर जाने लगी। पारस ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया, फिर कहा, मैं पापा के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने गया था, वो सामान बरामदे में रखा है। उसने जेब से चाबियाँ निकाल कर कहा, अगर आपकी सास होती तो ये फ़र्ज़ अदा करती। अब मैं ही कह रहा हूँ, बहू ये घर की चाबियाँ संभाल लो, अब ये कॉटेज और मेरा बच्चा तुम्हारे हवाले है। ये कहते उसने चाबियाँ लैला की हथेली पर रखी, फिर वहाँ से पलटकर तेज़ी से बाहर चला गया। लैला उसे देखती और सोचती रह गई कि कमबख्त क्या कह गया है।